एपिसोड 71 टू 80। अध्याय 71। सेरेना पूरी तरह से हैरान रह गई। यहाँ तक कि केनेथ और लुइसा को भी यकीन नहीं हुआ। दोनों ने एक साथ कहा, क्या इसे रोमियो ने डिजाइन किया है? ये डिजाइन बहुत ही शानदार है ना? लुइसा उत्साह से कहती रही, हमारे पेशेवर आभूषण डिजाइनरों से भी बेहतर। इसका आकार, इसकी रचनात्मकता, वाकई प्यार से फर्क पड़ता है ना? किसने सोचा होगा कि रोमियो का इतना रोमांटिक पक्ष भी होगा? केनेथ ने सराहना करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, रोमियो तुम तो बड़े प्यारे हो, तुमने तो एक अनोखी रचना बनाई है। रोज, क्या तुमने कभी रोमियो को कुछ दिया है? रोजमेरी असमंजस में थी। दरअसल उसे एहसास हुआ कि जब से वे मिले थे तब से रोमियो का देना और उसका लेना ही चल रहा था। उसने न तो कभी उसका एहसान चुकाया था और न ही ठीक से उसे धन्यवाद दिया था। देखो, फिलिप ने तुम्हें वो खास अर्थ वाला हार दिया था और रोमियो ने तुम्हारे लिए ये कंगन खुद डिजाइन किया था। शायद जब तुम्हें थोड़ा समय मिले तो सोचो कि तुम बदले में उन्हें क्या दे सकती हो। केनेथ ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ इसका सुझाव दिया। सब ठीक है। रोमियो ने बगल में बैठी लड़की को शर्मिंदगी से बचाते हुए बात टाल दी। उसने ईमानदारी से कहा, रोज मैकमिलन परिवार को मिला अब तक का सबसे बेहतरीन तोहफा है। मुझे बस वही चाहिए और कुछ मायने नहीं रखता। रोजमेरी ने उसकी ओर देखा, उसकी आंखों में प्रेम और कोमलता झलक रही थी। भावनाओं से अभिभूत होकर उसने तुरंत नजरें हटा ली। रोमियो तुम तो शब्दों को बड़ी खूबसूरती से पिरोते हो, लुइसा ने मुस्कुराते हुए कहा। कितना कोमल, लंबा और सुंदर नौजवान है। रोज, तुम उसे संभाल कर रखना। मुझे यकीन है कि रोमियो एक बेहतरीन पति बनेगा। रोजमेरी अवाक रह गई। आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद। सेरेना पूरी तरह से अवाक रह गई। वह सीढ़ियों के आखिरी पायदान पर पहुंच चुकी थी। एक और पायदान और वह सबसे ऊपर पहुंच जाएगी, जहां से वह उनकी बातचीत नहीं सुन पाएगी। लेकिन उसे ऐसा लग रहा था मानो वह एक ही जगह पर जम गई हो, हिलने डुलने में असमर्थ हो। रोमियो ने रोजमेरी के लिए एक ब्रेसलेट डिजाइन किया था और यहां तक कि उसने इतने प्यारे और सच्चे शब्द भी कहे थे। वह इतने शांत और संयमी व्यक्ति थे, फिर भी ऐसी बातें कह देते थे। ये स्पष्ट था कि रोजमेरी के लिए उनकी भावनाएं कितनी गहरी थीं। महज कुछ ही दिनों में रोजमेरी के प्रति उनका स्नेह इतना गहरा हो गया था। मिस सेरेना, माथा ने हाथ बढ़ाते हुए पूछा, आपको कुछ गर्म कपड़े पहन लेने चाहिए। कहीं आपको सर्दी न लग जाए। सेरेना की आंखों में आक्रोश और आंसू भरे हुए थे। वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रही थी। रोमियो से सबसे पहले तो वही मिली थी। अगर रोजमेरी वापस न आती तो सब कुछ उसका ही होता। कॉलिंस परिवार की उत्तराधिकारी और रोमियो की पत्नी का पद केवल उसी को मिलना चाहिए था। दुनिया इतनी अन्यायपूर्ण क्यों है? उसे इतनी ऊंची शुरुआत क्यों दी गई, जबकि बाद में उसे बेरहमी से एक अथाह खाई में धकेल दिया गया। दिल टूटने के बावजूद उसने सहज रूप से रोमियो के लिए पहनने के लिए एक सेक्सी नाइटगाउन चुन लिया। जब वह नीचे पहुंची तो रोमियो पहले ही जा चुका था। बैठक कक्ष में केवल केनेथ, लुइसा, रोजमेरी और एडिथ ही बचे थे। सेरेना ने एक सरसरी नजर डाली और नीचे न जाने का फैसला किया। इसके बजाय वह छुपकर बातें सुनने के लिए सीढ़ियों के बगल में छिप गई। मुझे कैंटीन वाली घटना के बारे में कंपनी से पता चला। मुझे विश्वास नहीं हो रहा देव कितना नीच इंसान है। वह पूरे 1 साल से हमारे कर्मचारियों को तरह तरह के मिलावटी खाद्य पदार्थ खिला रहा है। केनेथ गुस्से से भड़क उठा। भगवान का शुक्र है कि रोज को पता चल गया, वरना हमारे कर्मचारियों को लगातार परेशानी झेलनी पड़ती और कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ता। लुइसा भी इसके बारे में पहली बार सुन रही थी। ये तो बहुत ही बेरहमी है। शुक्र है कि रोज काबिल है और उसने इसका पता लगा लिया। लेकिन रोज, तुमने ये सारा पेशेवर ज्ञान कहाँ से सीखा? अविश्वसनीय। उसे कैसे पता चलता था कि किन खाद्य पदार्थों में कौन से योजक पदार्थ मिलाने से विशिष्ट व्यंजन बनते हैं? आज कंपनी के कर्मचारी इस बात से अचंभित रह गए कि उसने कितनी सहजता से लेकिन आत्मविश्वास से कैंटीन की सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश किया। मैंने इसे ऑनलाइन देखा था, रोजमेरी ने बेपरवाही से जवाब दिया, मानो यह कोई बड़ी बात न हो। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि इस दुनिया में ऐसे घटिया लोग भी हैं जो कर्मचारियों से खाने का पैसा लेते हैं और फिर उन्हें इतना घटिया खाना परोसते हैं। लुइसा ने पूछे बिना नहीं रह सकी, क्या ये सच है कि वह ऑस्कर का रिश्तेदार है? हाँ, रोजमेरी ने उदासीनता से उत्तर दिया। और इस मामले पर ऑस्कर का क्या रुख है? दया की भीख मांगना। दया की भीख मांग रहा है। देव का बचाव करने की उसकी हिम्मत तो देखो, लुइसा ने थोड़ा चिढ़ते हुए कहा। मुझे पूरा यकीन है कि ऑस्कर के हाथ भी कुछ न कुछ दागदार होंगे।
या तो वह इस घोटाले में शामिल है या उसे इसके बारे में पता है, लेकिन वह डेव को बचाने का विकल्प चुनता है। भला डेव कोलिंस परिवार के इलाके में दखल देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? उसका समर्थन करने वाला कोई न कोई जरूर होगा। भगवान का शुक्र है कि मिस रोज वहां गईं, वरना हमें कंपनी की इन सारी समस्याओं के बारे में पता ही नहीं चलता। एडिथ ने कहा, आप कमाल हैं। आपको वहां गए कुछ ही दिन हुए हैं और आपने कमाल कर दिया है। पहले ही 2 भ्रष्ट लोगों को बाहर निकाल दिया गया है। वे दोनों कंपनी के लिए दीमक की तरह थे। उन्हें बाहर निकालने से कंपनी को काफी पैसों की बचत हुई। रोज, तुम सिर्फ 18 साल की हो और तुम्हें कंपनी चलाने का कोई पूर्व अनुभव नहीं था, लेकिन तुमने हालात को पूरी तरह से बदल दिया है। हमें तुम पर बहुत गर्व और खुशी है। तुमने हमें और अपने भाई को बहुत बड़ी मुसीबत से बचाया है। बहुत परेशानी हुई, लुइसा ने आभार व्यक्त करते हुए कहा। कौन जानता है कि हैरिस परिवार ने इतने प्रतिभाशाली बच्चे को महत्व क्यों नहीं दिया। उनका दिमाग जरूर खराब रहा होगा। रोज दिन भर काम करती रही है। उसे नहाने और आराम करने दो। केनेथ जानता था कि बच्ची थकी हुई है। किसी भी कंपनी का प्रबंधन करना, चाहे वह कितनी भी बड़ी हो, हमेशा बहुत सारे कामों से भरा होता है। हाँ, जाओ नहा लो और आराम करो, लुइसा ने प्यार से कहा। मैं तुम्हारे लिए बाद में रात का खाना ले आऊंगी। मुझे भूख नहीं है। रसोइया इसे तैयार कर रहा है। थोड़ा खा लो। लुइसा को इस बात का यकीन नहीं था कि रोज रोमियो के साथ अपनी मुलाकातों में पर्याप्त खाना खा रही थी या नहीं। उसे चिंता थी कि कहीं रोज रोमियो के सामने खाना कम तो नहीं खा रही थी। ठीक है, मैं ऊपर चलती हूँ। रोजमेरी ने अपनी माँ के इस नेक प्रस्ताव को ठुकराया नहीं। जब सेरेना ने सुना कि रोज ऊपर जा रही है, तो वह जल्दी से छिप गई। रोज के कमरे का दरवाजा बंद करने के बाद सेरेना वापस बाहर आए। उसे अभी भी नीचे केनेथ और लुइसा की रोज की तारीफ करने की आवाज सुनाई दे रही थी। ये बच्ची सचमुच असाधारण है। वह व्यापार में स्वाभाविक रूप से निपुण है। हमें उसे इसके लिए तैयार करना होगा। क्या संवारना, वह अभी भी जवान है। बाकी सहायक कंपनियों का बोझ उस पर डालने के बारे में सोचना भी मत। लुइसा अपनी बेटी के लिए चिंतित थी। आप सही कह रहे हैं, मैं भी बिल्कुल यही सोच रहा था। उसके लिए एक कंपनी ही काफी है। अगर वह अपने नतीजों के बाद कॉलेज जाने का फैसला करती है, तो बेहतर होगा कि आप उसे यह छोटी सी कंपनी चलाने के लिए न कहें। ठीक है, मैं आपकी बात सुनूंगा। रोज जो भी फैसला करेगी, मैं उसका समर्थन और प्रोत्साहन करूंगा। ये हुई ना बात, लेकिन हमें कोलिंस परिवार की कुछ संपत्तियां निश्चित रूप से उन्हें सौंपनी होंगी। अगर वह उनका प्रबंधन नहीं करना चाहती, तो वह किसी और को नियुक्त कर सकती हैं। बेशक ये सब भविष्य के लिए है। उनकी योजनाओं के बारे में सुनकर सेरेना के नाखून उसकी हथेली में गड़ गए। भले ही रोजमेरी उनकी जैविक बेटी थी, लेकिन वह सिर्फ एक लड़की थी। परिवार में कई लड़के थे। उसे कोलिंस परिवार की संपत्ति में हिस्सा क्यों मिलना चाहिए? अध्याय 72। रोजमेरी नहाकर निकली, अपना लैपटॉप चालू किया और अपने काम में पूरी तरह डूबी हुई थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और उसका ध्यान भंग हो गया। प्यारी, क्या तुम सो गई हो? मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने का सामान लाई हूँ, लुइसा ने धीरे से बुदबुदाया। अभी तक नहीं। रोजमेरी की पतली उंगलियों ने लैपटॉप बंद करने से पहले कुछ बटन दबाए, फिर वह उठी और दरवाजा खोला। मुझे लगा कि रोमियो के साथ डेट पर जाने के बाद तुमने शायद ज्यादा कुछ नहीं खाया होगा, इसलिए मैंने रसोइये से तुम्हारे लिए कुछ बनाने को कहा। रोजमेरी ने ट्रे की ओर देखा और थोड़ा आश्चर्यचकित होकर पूछा, बारबेक्यू? मैंने सुना है तुम्हारी उम्र के बच्चे इन चीजों के दीवाने होते हैं। जरा सूंघकर देखो, अच्छी खुशबू आ रही है ना? लुइसा ने ट्रे नीचे रख दी और मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। रोजमेरी ने मांस का एक टुकड़ा उठाया और सहज रूप से उसे लुइसा को दे दिया। मुझे इसमें कोई खास दिलचस्पी नहीं है। आप मजे कीजिए। पिछले कुछ दिनों से आप कंपनी के कामों में बहुत व्यस्त रहे हैं। आप अभी अभी घर लौटे हैं, आपको आराम करने का समय ही नहीं मिला। कोई बात नहीं, रोजमेरी ने खाना खाते हुए कहा। यह तो मजेदार है। कम से कम ये स्कूल जितना उबाऊ तो नहीं था। लुइसा को उसकी बातों से तसल्ली मिली। बस ये छोटे मोटे काम बांट दो। चलो खरीदारी करने चलते हैं, दोपहर की चाय पीते हैं, फेशियल करवाते हैं। हम छोटी या लंबी यात्रा पर भी जा सकते हैं। जहां भी तुम चाहो, हम खुशी खुशी तुम्हारे साथ चलेंगे। रोजमेरी ने ऊपर देखा और हल्की सी मुस्कान दी। जरूर, अभी भी यहाँ रहने की आदत पड़ रही है। कुछ बदलना चाहोगे? जैसे, क्या बिस्तर ज्यादा सख्त है? क्या पर्दे पर्याप्त गहरे नहीं हैं? क्या कोई सजावट की चीज पसंद नहीं है? या शायद खाना? सब ठीक है।
लुइसा को समझ नहीं आ रहा था कि हैरिस परिवार इस सीधी सादी, समझदार लड़की के साथ इतना कठोर व्यवहार क्यों कर रहा था। कितनी प्यारी है। मैंने सुना है कि फिलिप ने आज दोपहर की चाय आपके लिए भेजी है। रोजमेरी ने हैरानी से ऊपर देखा। उसे इसके बारे में कैसे पता चला? लुइसा के चेहरे पर मुस्कान थी। दादा फिलिप ने खुद तुम्हारे पापा को फोन करके पूछा कि तुम्हें किस तरह की दोपहर की चाय पसंद है। तुम अभी अभी वापस आए हो, हम अभी भी तुम्हारी पसंद जानने की कोशिश कर रहे हैं। शुक्र है कि हमारे पास रोमियो है। रोजमेरी अचंभित रह गई। रोमियो को तुम्हारी पसंद नापसंद की हर बात पता है। मैं समझ सकती हूँ कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता है। जब भी वो तुम्हें देखता है ऐसा लगता है जैसे उसकी नज़रों में सिर्फ तुम ही हो। ऐसे साथी के साथ तुम्हारा रिश्ता और भी खुशहाल होगा। शुभ भविष्य। लुइसा का हाथ धीरे से रोजमेरी के हाथ पर टिका हुआ था और उसकी निगाहें उसकी कलाई पर बंधी कंगन पर टिक गईं। हम रोमियो को सालों से जानते हैं, वह हमेशा से ही शांत, गंभीर और संयमित रहा है। वह शायद ही कभी मुस्कुराता है, लेकिन तुम्हारे आसपास वह बिल्कुल अलग इंसान बन जाता है। उसकी आंखों में प्यार और कोमलता झलकती है। हमने ऐसा पहले कभी नहीं देखा और हमने कभी नहीं सुना कि उसने किसी लड़की के लिए कंगन डिजाइन किए हों। तुम्हें भी बदले में उसे कुछ देना चाहिए। उसकी भावनाओं को व्यर्थ मत जाने दो। जरूर। रोजमेरी ने आज्ञाकारी भाव से सिर हिलाया और उसकी नजरें अपनी कलाई पर लटके तितली के कंगन पर टिक गईं। चमकदार हीरे रोशनी में ऐसे जगमगा रहे थे जैसे रोमियो की निर्मल और समर्पित आंखें। उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में रोमियो को कुछ भी नहीं दिया था। कौन जानता था कि उस आदमी को किस तरह की चीजों में दिलचस्पी होगी। अगले दिन भोर होने से पहले ही सेरेना उठ चुकी थी और तैयार हो रही थी। उसने जानबूझकर एक काली कैमी ड्रेस चुनी। उसके बाल सिर पर ऊंचे बंधे हुए थे जो एक सुरुचिपूर्ण आभा बिखेर रहे थे। गरिमा, सेरेना तुम बेहद खूबसूरत हो, माथा ने चमकीला हार पहनाते हुए कहा। इस पोशाक में तुम मिस रोज से कहीं ज्यादा सुंदर लग रही हो। माथा, बातों को घुमा फिराकर मत कहो। मुझे पता है कि मैं अपनी बहन जितनी सुंदर नहीं हूं। जब रोजमेरी साधारण कपड़े पहनती थी तब भी उसका आकर्षण और उसका सुंदर चेहरा बाकी सभी को मात दे देता था। माथा का चेहरा एक पल के लिए थम गया, फिर वह हंस पड़ी और बोली, मिस सेरेना, आपके चेहरे के हाव भाव बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी संपन्न परिवार की सदस्य के होने चाहिए। क्या तुम्हें लगता है कि रोमियो को मेरा आज का पहनावा पसंद आएगा? सेरेना ने आईने में खुद को देखा। उसकी त्वचा कोमल थी, उसकी भौहें साफ और चमकदार थीं और वह कुलीन और सुरुचिपूर्ण थी। माथा ने उनकी खूबसूरती की दिल से प्रशंसा की। अगर मैं मिस्टर मैकमिलन होता तो अब तक मैं उन पर पूरी तरह मोहित हो चुका होता। मिस सेरेना, आत्मविश्वास रखिए, आप निश्चित रूप से पार्टी की शान बनेंगी। तभी हॉली ने दरवाजा खटखटाया और कहा, मिस सेरेना, मिस्टर मैकमिलन आ गए हैं। मिस रोज अभी तक नहीं उठी हैं और पार्टी की मालकिन घर अभी भी सो रहा है। क्या आप नीचे जाकर पहले उसे नमस्कार करना चाहेंगे? ये सुनकर सेरेना अपनी खुशी नहीं रोक पाए। उसने जल्दी से अपना मेकअप ठीक किया और सबसे पहले नीचे चली गई। रोमियो अपनी प्रेमिका से जल्दी मिलना चाहता था, इसलिए वह 40 मिनट पहले पहुंच गया। उसने एडिथ से कहा कि किसी को जगाना मत, सबको सोने दो। जब सेरेना नीचे आई तो उसने उसे सोफे पर बैठे देखा। उसका शांत स्वभाव और गरिमापूर्ण कद काठी मिलकर उसे बेहद आकर्षक बना रहे थे। रोमियो, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गए? मेरी बहन तो जल्दी नहीं उठती। सेरेना मुस्कुराते हुए पास आए। क्या मैं तुम्हारे लिए एक गिलास दूध डाल दूं? कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी जल्दी बाहर आ गए, इसलिए तुमने अभी तक कुछ खाया नहीं होगा। पहले थोड़ा दूध पी लो। जैसे ही सेरेना रसोई की ओर जाने वाली थी, उसने उसे यह कहते हुए सुना, कोई जरूरत नहीं, मैं रोज का इंतजार करूंगा। सेरेना के चेहरे पर मुस्कान थम सी गई, लेकिन उसने झट से कहा, अगर तुम मेरी बहन का इंतजार कर रही हो तो यहाँ बैठे रहने के बजाय बगीचे में टहलने क्यों नहीं चली जाती? तुम काफी समय से यहाँ नहीं आए हो। हमने बगीचे में कुछ नई किस्में लगाई हैं। देखो दादा फिलिप को कुछ पसंद आता है या नहीं, और उनके लिए कुछ ले आओ। कोई जरूरत नहीं है। बगीचे की हवा बहुत अच्छी है, इससे पूरे दिन मन प्रसन्न रहता है। अभी सुबह का समय है, मैं आपके साथ टहलने चलूंगा। मुझे तो अकेले रहना पसंद है। रोमियो का इरादा स्पष्ट था, लेकिन सेरेना अचानक नीचे बैठ गई और धीरे से उसके घुटने को छू लिया। रोमियो, जब से मेरी बहन वापस आए हैं तुम मेरे प्रति ठंडे पड़ गए हो। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाती, रोमियो असहज महसूस करते हुए बोला, कृपया तमीज से पेश आइए। सेरेना का हाथ खाली रह गया, उसका दिल दुख रहा था।
मुझे पता है कि तुम रोजमेरी को पसंद करते हो, लेकिन मुझसे बात करने में कोई हर्ज नहीं है। वो इतनी खुले विचारों वाली है कि उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। वैसे भी हम कुछ कर नहीं रहे हैं, बस बातें कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो अगर रोजमेरी को उनकी बातचीत से आपत्ति होती, तो इसका मतलब होता कि वह तुच्छ और संकीर्ण मानसिकता वाली थी। उसे दोबारा करीब आने की कोशिश करते देख रोमियो की निगाहें एकदम ठंडी हो गईं। लेकिन मुझे बुरा लग रहा है मिस लिसा, कृपया अपना सम्मान बनाए रखें। ये देखकर कि वह उससे कोई वास्ता नहीं रखना चाहता, सेरेना ने दूर खड़ी माथा की ओर देखा। माथा ने अपनी आंखों से इशारा किया और सेरेना ने फिर से उसके पैर को छुआ। इस बार रोमियो तुरंत खड़ा हो गया, उसे नीचे देखते हुए बोला, बस करो। अध्याय 73। रोमियो, सेरेना ने उसे जाते हुए देखा और झट से उसके कोट का किनारा पकड़ लिया। मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, सच में। क्या तुम मुड़कर मेरी तरफ देख सकते हो, प्लीज? इसी क्षण माथा ने दूर से खांसा, मानो किसी बात की ओर इशारा कर रही हो। माथा की निगाहों का पीछा करते हुए सेरेना ने रोजमेरी को धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरते देखा। उसने जल्दी से अपना हाथ छोड़ दिया। रोमियो हकलाते हुए बोला, बहन, तुम्हें गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। अरे यार, क्या रोजमेरी अपने माता पिता को सब कुछ बता देगी? क्या वे सोचेंगे कि सेरेना के कुछ छिपे हुए इरादे हैं और उसे घर से निकाल देंगे? अगर ऐसा होता तो उसका तो बुरा हाल हो जाता। जारी रखो, रोजमेरी ने बेपरवाही से कहा और रसोई की ओर चल पड़ी। वह ऊपर से सारा ड्रामा देखती आ रही थी, जब तक कि उसे भूख नहीं लग गई और उसका मन और देखने का नहीं हुआ। रोमियो ने सेरेना को गुस्से भरी नजरों से देखा, फिर जल्दी से रोजमेरी की गति के साथ कदम मिलाकर घबराते हुए समझाया, रोज, बात वो नहीं है जो तुम सोच रही हो। ओह, तो फिर क्या बात है? रोजमेरी ने उदासीनता से जवाब दिया और रसोई की ओर बढ़ती चली गई। बस गलती से उसका कोट मुझसे छू गया, बस इतना ही। रोमियो ने जल्दी से अपना सूट जैकेट उतारा और कूड़ेदान में फेंक दिया। स्थिर खड़ी सेरेना को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा हो। वह बेहद शर्मिंदा थी। दरअसल उसे वे कपड़े गंदे लगे जिन्हें उसने छुआ था। रोमियो ने रोजमेरी का हाथ पकड़कर पूछा, क्या तुम पागल हो? अगर हाँ, तो मैं अपनी पैंट भी बदल लूंगा। ऊपर जाते समय उसने डेविड कॉलिंस को फोन किया और पूछा, कपड़े रखने वाले कमरे में तुमने कौन सी पैंट नहीं पहनी है क्या? डेविड कॉलिंस होटल के बिस्तर पर उठ बैठा, उसका खूबसूरत चेहरा हैरानी से भरा हुआ था। रोमियो, क्या तुम कंगाल हो गए हो? तुम्हारे पास पहनने के लिए पैंट तक नहीं है। इतनी सुबह मेरे घर पर क्या कर रहे हो? डेविड कॉलिंस, सबसे छोटा बेटा जो शायद ही कभी घर पर रहता था, अचानक समझ गया, क्या आप इतने कंगाल हो गए हैं कि आपको मेरे परिवार की मदद की जरूरत है? क्या मैं आपको कुछ पैसे भेज दूं? मैं आपको इतना बेसहारा नहीं छोड़ सकता। इनमें से कौन सा पहना नहीं गया है? रोमियो ने उसे मुक्का मारने की इच्छा को दबाते हुए क्लोकरूम का दरवाजा खोल दिया। ये लगभग 20 वर्ग मीटर का था, जिसमें अलग अलग मौसमों और अवसरों के लिए कपड़े थे। सामग्री बड़े करीने से व्यवस्थित की गई है, लेकिन रंग बहुत भड़कीले थे, बहुत ही फैशनेबल थे, थोड़े हिप हॉप जैसे, रोमियो की शैली के नहीं थे। बाएं हिस्से में सभी ब्रांड्स के उपहार हैं और अलमारी में रखने से पहले उन सभी को धोया गया है। आप दिवालिया कैसे हो गए? मुझे बताएं, मुझे इस बड़ी खबर के बारे में कैसे पता नहीं चला? डेविड कॉलिंस अपनी चुटकी पूरी कर पाता उससे पहले ही रोमियो ने कॉल काट दी। अपनी पैंट बदलने और नीचे जाने के बाद रोमियो ने रोजमेरी को बालकनी पर फोन पर बात करते हुए देखा। उसकी सुडौल काया इतनी आकर्षक थी कि उसका वर्णन करना असंभव था। कुछ ही शब्दों में उसने फोन काट दिया तो रोमियो तुरंत उसके पास गया और बोला, रोज, मैं बदल गया हूं। रोजमेरी ने उसकी तरफ देखा और वाकई उसने नई पैंट पहन रखी थी। उसके घर में उसके पास पैंट कैसे थी? रोज, रोमियो उसे गले लगाना चाहता था, लेकिन रोजमेरी आसपास मौजूद कई नौकरों से अवगत थी, इसलिए उसने उसे वह हासिल नहीं करने दिया जो वह चाहता था। रोमियो को ऐसा लग रहा था मानो उसके दिल का एक टुकड़ा गायब हो गया हो। वह बेहद पीड़ा में था। रोमियो, तुम आज जल्दी आ गए। इसी समय केनेथ आलस से जम्हाई लेते हुए नीचे आया। सुप्रभात। रोमियो ने अपने सामने खड़ी लड़की को ध्यान से देखा। वह उदासीन लग रही थी, मानो गुस्से में हो। केनेथ खुश था, सुबह सुबह उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। सुप्रभात रोज, सेरेना, तुम भी उठ गई हो। पहले नाश्ता कर लो, मैं तुम्हारी माँ का इंतजार करूंगा। ठीक है। सेरेना ने घबराकर रोजमेरी की तरफ देखा। रोजमेरी को बिना किसी को बताने के इरादे के रसोई की ओर जाते देख उसने मन ही मन राहत की सांस ली।
भगवान का शुक्र है, अगर उसके माता पिता को पता चलता कि उसने रोमियो का कोट छीन लिया था, तो वे निश्चित रूप से सोचते कि उसके कुछ बुरे इरादे थे। खाने की मेज पर रोमियो ने प्लेट में रखे तले हुए अंडे पर धीरे से फूंक मारी और फिर उसे रोजमेरी के सामने रखते हुए कहा, यह अब गर्म नहीं है, अब तुम इसे खा सकती हो। रोजमेरी ने उसे नहीं खाया और इसके बजाय एक प्यारा सा दिखने वाला सैंडविच उठाया और लापरवाही से उसे खाते हुए जैक ने फोन पर जो कुछ कहा था उस पर विचार करने लगी। रोमियो ने उसे दूध का गिलास देते हुए कहा, थोड़ा दूध कैसा रहेगा। रोजमेरी को पीने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। रोमियो ने दूध की जगह एक कप कॉफी दी और उसे उसके होठों से लगाया। क्या तुम कभी रुकोगे? रोमियो ने बेपरवाही से कॉफी नीचे रख दी और बात जारी रखी, मशरूम का सूप कैसा रहेगा या सैल्मन सीफूड सूप। रोजमेरी को जैक की खबर याद आ गई। उनके कुछ भाई उस समूह के हमले में घायल हो गए थे और उसकी भौहें झुंझलाहट से सिकुड़ गईं। उसे सैंडविच खत्म करते देख रोमियो ने उसे टोस्ट की हुई ब्रेड की एक प्लेट दी। रोजमेरी थोड़ी बेबस थी। क्या आप मुझे खाना खिलाना बंद कर सकते हैं? मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम नाराज न हो? मैं पागल नहीं हूं। रोजमेरी के जवाब देते ही उसका फोन वाइब्रेट हुआ। उसने कॉलर आईडी पर नजर डाली, खड़ी हुई और कॉल का जवाब देने के लिए चली गई। बॉस, रूपेश ने एक संदेश भेजा है। वे 3 दिनों के भीतर हमारा इलाका वापस मांग रहे हैं, वरना वे हमें टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हाँ, काफी साहसिक। एक ऐसा स्थान था जो 3 देशों के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। आकाश से देखने पर यह एक त्रिभुज के समान दिखता था, इसलिए इसका नाम त्रिकोणीय क्षेत्र रखा गया। वह इलाका कानूनविहीन था और अनगिनत छोटे गिरोहों और कुछ बड़े संगठनों का घर था। रोजमेरी का समूह भी उनमें से एक था। उनके क्षेत्र में दुर्लभ जड़ी बूटियों से भरा एक पहाड़ था, जिनमें से कुछ प्राकृतिक थीं और कुछ रोजमेरी द्वारा उगाई गई थीं। ये पहाड़ बहुत कीमती था। रूपेश की आज की धमकी निस्संदेह एक हताशा भरा कदम था, जो उस जमीन पर अपना कब्जा जमाने के लिए उत्सुक था। तुम इसे संभालो। रोजमेरी अभी अभी घर लौटी थी और वह खुद त्रिकोणीय क्षेत्र में नहीं जा सकती थी। तभी रोमियो ने पीछे से उसे गले लगा लिया। मुझे फोन रखना होगा, रोज। रोमियो की आवाज गहरी और मोहक थी। क्या तुम अभी भी खा रहे हो? रोजमेरी को उससे इतनी चिपचिपाहट की उम्मीद नहीं थी। असल बात तो ये थी कि शुरू से ही सेरेना वहां बैठकर सब कुछ देख रही थी, खुद को अन्यायग्रस्त और गुस्से में महसूस कर रही थी। वह अपना नाश्ता भी पूरा नहीं कर पाई थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि रोमियो, जो आमतौर पर इतना अलग थलग रहता था, इतनी नीच हरकत कर सकता है। रोजमेरी के सामने तो उसे बिल्कुल भी गुस्सा नहीं आता था। भले ही रोजमेरी उसे परेशान करती थी, लेकिन वह तो बस उसे खुश करने और अपनी कमजोरी दिखाने में ही लगा रहता था। रोजमेरी इतने अच्छे इंसान के साथ ऐसा व्यवहार कैसे कर सकती थी? ये तो हद से ज्यादा था। कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए, रोमियो ने अपनी बाहों में मौजूद लड़की से विनती की, मुझे अनदेखा मत कीजिए। रोजमेरी सचमुच अवाक रह गई। क्या मैं तुम्हें जवाब नहीं दे रही थी? तुम पहले से ज्यादा ठंडे हो गए हो। मैं तुम्हें अपनी तरफ ध्यान देने के लिए कैसे मनाऊं? मुझसे वैसे ही बात करो जैसे पहले करते थे। रोमियो ने उसे कसकर पकड़ लिया। रोजमेरी को बिल्कुल याद नहीं आ रहा था कि वह पहले उससे कैसे बात करती थी। उसे लग रहा था जैसे उसमें कोई बदलाव नहीं आया हो, या फिर ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वह पहले कहीं खोई हुई थी और उसने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिससे उसे उपेक्षित महसूस हुआ। अध्याय 74। क्या तुम मुझे सजा दोगी? रोमियो उससे लिपटते हुए बोला, जब तक तुम मुझे माफ कर दोगी, मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। उसकी बात सुनकर रोजमेरी की आंखें चमक उठीं। सच में? हाँ। रोमियो ने गंभीरता से सिर हिलाया और वह इस बात का इंतजार करने लगा कि वह उसे क्या सजा देगी। तो मैं तुम्हें 2 दिन तक मुझसे संपर्क न करने की सजा देता हूँ। मुझे कुछ समय अकेले रहने की जरूरत है। उसे अकेले समय बिताने की सख्त जरूरत थी। उसे बहुत सारे काम खुद ही संभालने थे। हाल ही में वह इस आदमी के लगातार उससे चिपके रहने के कारण कुछ भी करने में असमर्थ थी। यह एक शानदार अवसर था। गुलाब, ये सजा रोमियो के लिए बहुत कठोर थी। उसका दिल मानो टुकड़े टुकड़े हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत जुटाकर विनती की, क्या हम सजा बदल सकते हैं? रोजमेरी अवाक रह गई। क्या आपने नहीं कहा था कि मैं चुन सकती हूँ? 2 घंटे भी नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती। रोमियो ने ईमानदारी और निष्ठा से उसकी ओर देखा और कहा, मैं तुम्हें कैसे नहीं ढूंढ सकता। फिर अगले 2 दिनों तक मुझसे दूरी बनाए रखें, मुझे छूना मत। कम से कम सार्वजनिक रूप से तो नहीं। ये सजा रोमियो के लिए भी एक बड़ा झटका थी। उसने बातचीत करने की कोशिश करते हुए कहा, क्या आप मुझे किसी और तरीके से सजा नहीं दे सकते?
जैसे किसी को मुझे पीटने के लिए किराए पर लेना, मैं इसके लिए पैसे भी दे दूंगा। क्या आपके पास बहुत ज्यादा खाली समय है? या फिर मुझे कुछ दिनों तक भूखा रखो, मुझे घुटने टेकने पर मजबूर करो। किनारे से देखने पर सेरेना का सब्र टूट चुका था, वह अब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बहन, बस करो, मैं अभी रोमियो से बात कर रही थी। तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो? क्या मेरे काम का तुमसे कोई लेना देना है? रोजमेरी ने तिरस्कारपूर्ण ढंग से अपनी आंखें उठाई, उसकी श्रेष्ठता का भाव लोगों को सतर्क कर देता था। रोमियो ने उसके खूबसूरत चेहरे को निहारा और कहा, अगर तुम मुझे 3 दिन और 3 रात तक घुटनों के बल भी बिठाओगी तो भी मुझे कोई शिकायत नहीं होगी। तुमने सुना? रोजमेरी ने सेरेना को तिरस्कार भरे लहजे में देखते हुए कहा, यह हमारा मामला है, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं। रोमियो बेहद खुश हो गया। रोज ने कहा, हमारा मामला? हमारा? सेरेना गुस्से से आग बबूला थी, वो केवल रोमियो की ओर देखकर कह सकी, रोमियो, तुम हमेशा किसी लड़की को इस तरह बिगाड़ नहीं सकते। मैं तैयार हूँ। रोमियो अभी भी अपनी खुशी में डूबा हुआ था, उसने असंतुष्ट भाव से सेरेना की ओर देखा और कहा, मंगेतरों को लाड़ प्यार मिलना चाहिए। रोज मेरे लिए जो भी करे, मैं खुश हूँ। सेरेना पूरी तरह से टूट चुकी थी, मुझे डर है कि भविष्य में अगर तुम मुझसे नाराज हो जाओ, तो इसका मतलब यही होगा कि तुम मेरी परवाह करती हो। रोमियो ने अपनी बाहों में मौजूद लड़की की ओर देखा, उसकी आंखों में कोमलता और प्यार भरा हुआ था। सेरेना, वाह, सुबह सुबह ये कितना प्यारा लगता है। क्या मैं आपको परेशान कर रहा हूँ? केनेथ जल्दी से रुक गया और हंसते हुए लुइसा के कंधे पर हाथ रख दिया। चलो बगीचे में नाश्ता करते हैं, ठीक है? उन्हें थोड़ी जगह दे देते हैं। ठीक है। लुइसा मुस्कुराए। सेरेना को अभी भी डाइनिंग टेबल पर बैठे देखकर उसने तुरंत कहा, सेरेना, तुम किस बात का इंतजार कर रही हो? चलो चलते हैं। रोमियो और रोज को परेशान मत करो। सेरेना ने अनिच्छा से रोमियो की ओर देखा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह आदमी रोजमेरी के प्रति इतना मोहित और पूरी तरह से मंत्रमुग्ध कैसे हो सकता है। आखिर रोजमेरी में ऐसी क्या खास बात है? आसपास कोई और न होने के कारण रोमियो ने खुद को पूरी तरह से मुक्त कर लिया और रोजमेरी को लगातार गले लगाता रहा। अंततः कंपनी पहुंचकर रोजमेरी ने राहत की सांस ली। डीन को देखते ही उसने धीमी आवाज में कहा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से मिस्टर चार्ली और लाइन 4 और 5 के टीम लीडरों को बुलाओ। मेरे कार्यालय में। जरूर। जैसे ही डीन उन्हें बुलाने के लिए गया, कंपनी के कर्मचारियों ने फिर से कानाफूसी का खेल शुरू कर दिया। जब से रोजमेरी ने पदभार संभाला, जो भी उसके कार्यालय में बुलाया जाता था, उसकी खैर नहीं। अब उसने डीन को मिस्टर चार्ली और लाइन लीडरों को बुलाने के लिए कहा। कुछ जिज्ञासु कर्मचारी चुपके से उनके पीछे पीछे गए, ये जानने के लिए उत्सुक थे कि आखिर इसमें इतनी बड़ी बात क्या है। श्रीमती रोज, आप हमसे मिलना चाहती थीं। श्री चार्ली, जो थोड़े कुपोषित लग रहे थे, लगभग 40 वर्ष के थे, लंबे और दुबले पतले थे। उनकी तीक्ष्ण आंखों में थोड़ी शरारत झलक रही थी। अन्य 2 लाइन लीडर चिंतित दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने किसी तरह मुस्कुराने की कोशिश की और एक साथ कहा, सुप्रभात, सुश्री रोज। बिना समय बर्बाद किए रोजमेरी ने अपना फोन मेज पर फेंक दिया और रिकॉर्डिंग चला दी। ईडन, चाहे तुम सहमत हो या ना हो, यही होने वाला है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या श्री ऑस्कर ने पिछले 1 साल में आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है? क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है? अब जब सुश्री रोज यहाँ है तो हर छोटी छोटी बात पर नजर रखी जा रही है। 4थी और 5वीं लाइन बंद करनी होगी और गोदाम में जमा सारा सामान कुछ दिनों में खाली करना होगा। वरना सिर्फ हम ही नहीं, श्री ऑस्कर को भी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। मुसीबत में। 4थी पंक्ति के श्री चार्ली और ईडन का चेहरा पीला पड़ गया। ये उनके शब्द थे जो गलियारे में बोले गए थे, एकदम स्पष्ट रूप से रिकॉर्ड किए गए थे। क्या गलियारे में कीड़े थे? या क्या रोजमेरी कल रात गलियारे में छिपकर बातें सुन रही थी? सुश्री रोज, यह क्या है? श्री चार्ली अविश्वास से भर गए और पूरी तरह से अवाक रह गए। ऐसा हो ही नहीं सकता। उन्होंने सुरक्षा कैमरों की जांच की थी, कल रात कंपनी में कोई भी अंदर या बाहर नहीं गया था। उन्होंने रिकॉर्डिंग की भी विशेष रूप से जांच की थी, जो पूरे समय चालू थी। अगर कोई वहां होता तो ये सब कैमरे में कैद हो जाता, जब तक कि वह व्यक्ति अदृश्य न हो जाए। अन्यथा इसकी व्याख्या कैसे की जा सकती है? क्या वाकई में कोई बग थे? अपनी बात समझाने में जल्दबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है, रोजमेरी ने लापरवाही से कहा और साथ ही एक और रिकॉर्डिंग बजा दी। श्री चार्ली, अगर रोजमेरी सचमुच कंपनी में आ जाए और उसे हमारे द्वारा उत्पादित वस्तुओं के बारे में पता चल जाए, तो हम क्या करेंगे?
जिस तरह से रोजमेरी सब कुछ जांच रही है, उससे लगता है कि जल्द ही हमारे सारे राज खुल जाएंगे। क्या इसकी वजह से हमारी नौकरियां जा सकती हैं? अगर रोजमेरी को हमारी गलतियों के बारे में पता चल गया, तो हम न सिर्फ अपनी नौकरी खो देंगे, बल्कि हम पर मुकदमा भी हो सकता है। अगर किसी के साथ काम पर जाते समय कोई दुर्घटना हो जाती है, जैसे कि कार दुर्घटना या कुछ और, तो इसके लिए हम जिम्मेदार नहीं हो सकते, वे बस बदकिस्मत हैं। श्री चार्ली बेहद भयभीत थे। आखिरी वाक्य उन्हीं का था। अब जब रोजमेरी ने वह वाक्य उनके सामने सुनाया, तो उनका चेहरा पीला पड़ गया, मानो आसमान गिर रहा हो। उनका काम तमाम हो गया था। बाकी दोनों नेता भी बुरी तरह डर गए थे, मुश्किल से खड़े हो पा रहे थे। उन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि कल रात गोदाम में हुई उनकी बातचीत पूरी तरह से रिकॉर्ड हो गई थी। उन्हें बहस करने का मौका भी नहीं मिला। तो कल रात मिस्टर चार्ली को कोई भ्रम नहीं हुआ था। फोन के वाइब्रेट होने की आवाज गोदाम में छिपे किसी व्यक्ति द्वारा रिकॉर्डिंग करने की थी। लेकिन ये कौन हो सकता है? उन्होंने ये कैसे किया? उन्होंने गोदाम की पूरी तरह से तलाशी ले ली थी, उनकी नजरों से एक मच्छर भी नहीं बच पाया था। उन्हें ये रिकॉर्डिंग कैसे मिली? अध्याय 75। मिस्टर चार्ली पूरी तरह से असमंजस में थे। गोदाम से निकलते समय उन्होंने नया पासवर्ड सेट किया था। अगर अंदर कोई था, तो वो बाहर कैसे निकला? उस जटिल पासवर्ड सिस्टम को क्रैक करना उनके लिए नामुमकिन था। लेकिन अगर गोदाम खाली था, तो अंदर की रिकॉर्डिंग का क्या मतलब है? क्या गोदाम वास्तव में निगरानी में था? क्या गोदाम प्रबंधक ने उनके साथ विश्वासघात किया? डीन, जाओ गोदाम प्रबंधक को बुला लाओ। रोजमेरी के शब्दों ने कमरे में मौजूद तीनों लोगों को असहज कर दिया। ऑफिस के बाहर मौजूद बाकी कर्मचारी हैरान रह गए। क्या गोदाम प्रबंधक को भी कोई समस्या थी? हे भगवान, प्रबंधन तो पूरी तरह से गड़बड़ था। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि 1 साल बाद भी कंपनी ने कोई प्रगति नहीं की। कंपनी कई समस्याओं से जूझ रही थी। वेयरहाउस मैनेजर लगभग 20 वर्ष की लग रही थी। उसने चश्मा पहन रखा था और वह एकदम शांत दिख रही थी, ऐसी नहीं लग रही थी कि वह कंपनी को धोखा देगी। जब डीन ने उसे फोन किया, तो उसे पता चल गया कि अब वह इसे छिपा नहीं सकती। सिसकते हुए स्वर में उसने बुदबुदाया, सुश्री रोज। हालांकि वह रोजमेरी से उम्र में बड़ी थी, लेकिन रोजमेरी की आभा से वह भयभीत हो जाती थी और रोजमेरी की निगाहों में देखने की हिम्मत नहीं करती थी। रोजमेरी ने अपनी पतली उंगलियों से मेज पर थपथपाते हुए कमरे में मौजूद चारों लोगों पर नजर डाली। अरे हाँ, एक और व्यक्ति गायब है। खरीद विभाग के प्रमुख को बुलाओ। दरवाजे के बाहर खड़े अन्य कर्मचारी चौंक गए। खरीद विभाग का प्रमुख भी इसमें शामिल था। क्या प्रबंधन में कोई अच्छे लोग बचे थे? जब सब लोग आ गए, तो रोजमेरी ने सहजता से कहना शुरू किया, अब जब सब लोग आ ही गए हैं, तो सारी बात बता दो। सुश्री रोज। श्री चार्ली बुरी तरह डर गए थे। खरीद विभाग के प्रमुख ने तुरंत कहा, सुश्री रोज, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। सुश्री रोज, मुझे कुछ नहीं पता। गोदाम प्रबंधक ने भी अपना बचाव करने की कोशिश की। अन्य नेता चुपचाप बैठे रहे, क्योंकि वे जानते थे कि बहस करने का कोई फायदा नहीं है। अगर कोई सच नहीं बताना चाहता, रोजमेरी को कोई जल्दी नहीं थी। उसने सामने बैठे लोगों पर सरसरी नजर डालते हुए कहा, तो मुझे अंदाजा ही लगाना पड़ेगा। सब चुप रहे। मैंने कंपनी के खरीद आदेशों की जांच की है। प्रत्येक प्रकार के कपड़े की खरीद कीमत लगभग बाजार मूल्य के बराबर है। लेकिन अगर आप आपूर्तिकर्ता के साथ दीर्घकालिक साझेदारी में हैं, तो कीमत कम की जा सकती है। उदाहरण के लिए 100 मीटर साधारण शुद्ध सूती कपड़े की कीमत आमतौर पर लगभग 130 रुपये होती है। यदि आप दीर्घकालिक साझेदारी करते हैं, तो आप इसे 80 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन खरीद विभाग का प्रमुख 150 रुपये प्रति रोल की दर से थोक में सामान खरीद रहा है। इस कीमत पर 100 मीटर कपड़े के एक रोल से कम 70 से 80 नई वस्तुएं बनाई जा सकती हैं, लेकिन जब ये गोदाम में पहुंचता है, तो केवल 20 से 30 ही बची होती हैं। श्रीमती रोज, आप समझ नहीं रही हैं। रोजमेरी के अपनी बात पूरी करने से पहले ही खरीद विभाग के प्रमुख ने जल्दबाजी में समझाया, डिजाइन विभाग के युवा डिजाइनर नए डिजाइनों में बहुत सारे तत्व शामिल कर देते हैं। वे जटिल होते हैं और उनमें बहुत अधिक कपड़ा लगता है। यह मुख्य रूप से उत्पादन के दौरान खर्च होता है। यह मेरी व्यक्तिगत समस्या नहीं है। अगर उत्पादन लाइन पर काम करने वाले मजदूरों ने सचमुच 70 से 80 नई वस्तुएं बनाईं, लेकिन गोदाम में केवल 20 से 30 ही पहुंची, तो वे आपस में कैसे सहमत हो सकते हैं? उनकी मजदूरी प्रति वस्तु के हिसाब से तय की जाती है। इसमें बहुत बड़ा अंतर है। क्या होगा अगर आप लोग इन अतिरिक्त 50 टुकड़ों को कहीं और बेच दें और उससे मिलने वाली रकम आपस में बांट लें? रोजमेरी ने सहजता से सुझाव दिया,
क्या होगा अगर आप कपड़े के आपूर्तिकर्ता से 80 रुपये प्रति 100 मीटर कपड़े की कीमत पर समझौता कर लें, लेकिन बही खाते में 150 रुपये लिख दें? रोजमेरी ने कंप्यूटर पर कुछ बार टैप किया और फिर स्क्रीन को अपनी ओर घुमा लिया। आप 3 कपड़ा आपूर्तिकर्ताओं के साथ साझेदारी में हैं। हर महीने अलग अलग समय पर ये तीनों आपूर्तिकर्ता आपके व्यक्तिगत खाते में पैसे भेजते हैं। अगर यह रिश्वत नहीं है तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं कि यह क्या है? खरीद विभाग की प्रमुख स्तब्ध रह गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि रोजमेरी को यह सब पता चल जाएगा। ये कैसे संभव था? खरीद की राशि, मात्रा और गुणवत्ता में कुछ गड़बड़ है। रोजमेरी की नज़र सामने बैठी शांत लड़की पर पड़ी। इनटेक और आउटपुट में भी गड़बड़ है। अब समझाने की बारी तुम्हारी है। गोदाम प्रबंधक भयभीत हो गया और हकलाते हुए बोला, सुश्री रोज, मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने कंपनी की निगरानी प्रणाली और आसपास के कुरियर केंद्रों की निगरानी की जांच कर ली है। रोजमेरी की पतली उंगलियां कीबोर्ड पर थिरक रही थीं और कंप्यूटर स्क्रीन पर अनगिनत निगरानी छवियां दिखाई देने लगीं, जो सभी की दृष्टि को भर रही थीं। निगरानी से पता चलता है कि आपने गोदाम से पास के कुरियर पॉइंट तक 300 से अधिक बार सामान भेजा है। आपके पास कई फोन नंबर हैं, जो सभी आपके नाम पर पंजीकृत हैं। आपने 300 से अधिक पार्सल भेजे गए। सुश्री रोज, निगरानी के अकाट्य सबूतों का सामना करते हुए गोदाम प्रबंधक का चेहरा पीला पड़ गया और उसके चेहरे से ठंडे पसीने की बूंदें बहने लगीं। आपने कल काम के बाद कुरियर पॉइंट पर एक पार्सल भेजा था, लेकिन उनके पास उसे भेजने का समय नहीं था। प्राप्तकर्ता के बारे में जानकारी है। डीन ने प्राप्तकर्ता को फोन किया और उसने बताया कि उसने कॉलिंस फैशन ऑनलाइन स्टोर नामक एक ऑनलाइन दुकान से ऑर्डर दिया था। मुझे वह दुकान मिल गई। वह 11 महीनों से चल रही है। दूसरे शब्दों में कहें तो कंपनी की स्थापना के दूसरे महीने ही आपने एक ऑनलाइन दुकान खोली और वहां कंपनी के उत्पाद बेचे। आपने कंपनी की सहमति या अनुमति नहीं ली। ग्राहक की जरूरत के हिसाब से अगर कपड़ों की मात्रा कम है तो आप उन्हें काम के बाद भेज देते हैं। अगर मात्रा ज्यादा है तो आप सीधे गोदाम से भेज देते हैं और कुरियर को गोदाम से सामान लेने के लिए बुला लेते हैं। कुरियर 200 से ज्यादा बार सामान लेने आ चुका है, लेकिन प्रत्येक उत्पाद बाजार मूल्य से $10 सस्ता है। वेयरहाउस मैनेजर इतनी डर गई थी कि उसके पैर कांपने लगे और वह पूरी तरह थरथराने लगी। रोजमेरी ने बाकी तीनों की ओर देखते हुए दृढ़ता से कहा, तुमने न केवल कंपनी के उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद बेचे, बल्कि तुमने निजी तौर पर घटिया कपड़े का इस्तेमाल करके घटिया गुणवत्ता वाले कपड़े बनाए और फिर उन्हें बेच दिया। उन्होंने कंपनी का लेबल उन पर लगाकर उन्हें कहीं और बेच दिया, जिससे कंपनी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा। क्या मैं सही कह रहा हूं? उनमें से किसी ने भी उससे इतनी गहराई तक खोदने की उम्मीद नहीं की थी। यह उनकी कल्पना से भी परे था। ऐसा लग रहा था मानो उसके पास पुख्ता सबूत हों। वे सब बुरी तरह डरे हुए थे, भूतों की तरह पीले पड़ गए थे। उनके माथे से ठंडे पसीने की बूंदें टपक रही थीं, और वे ये सब कैसे समझाएं, इस बारे में उनके पास कहने के लिए शब्द नहीं थे। पुलिस को बुलाने से पहले आप लोगों को कुछ कहना है क्या? रोजमेरी की निगाहें उन सभी पर घूम गईं। वह किसी के बोलने का इंतजार कर रही थी। लाइन 4 के टीम लीडर ईडन दबाव में आकर सबसे पहले टूट गए और झट से बोले, मिस्टर ऑस्कर ने हमें ऐसा करने पर मजबूर किया। या तो उनके साथ मिल जाओ या कंपनी छोड़ दो। हमारे पास सच में कोई विकल्प नहीं था। लाइन 5 के नेता ने एक साथ कहा, हाँ, हम बुरी तरह कर्ज में डूबे हुए हैं और मूर्खता के इस क्षण में फंस गए हैं। बस करो, श्री चाली ने उन्हें आगे बोलने से रोकते हुए कहा। ईडन ने बुदबुदाते हुए कहा, मिस्टर चाली, अब हम सब बेनकाब हो चुके हैं। क्या हम अभी भी मिस्टर ऑस्कर का बचाव करने वाले हैं? हमारी कंपनी की स्थापना के पहले महीने की जश्न पार्टी याद है। अगर उसने हमें ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए उकसाया न होता तो क्या हम इतना पैसा खो देते? हम अभी तक कर्ज नहीं चुका पाए हैं। लाइन 5 के टीम लीडर को कर्ज वसूलने वालों के लगातार फोन आ रहे थे, इतनी ज्यादा कि वह छत से कूदने के बारे में सोच रहा था। अगर उसके छोटे बच्चे और बीमार पत्नी न होते तो वह अब तक सब कुछ खत्म कर चुका होता। मिस्टर ऑस्कर ने तो तुम्हें ऑनलाइन सट्टेबाजी के लिए भी उकसाया। रोजमेरी ने भौहें चढ़ा ली। ये गैरकानूनी था, कोई भी ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेगा। श्री ऑस्कर ने कहा कि मैं उस वेबसाइट पर 10 में से 9 बार जीत सकता हूं। उन्होंने हमें अपनी निकासी राशि भी दिखाई जो $60,000 से अधिक थी। शुरुआत में तो हमें उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन कुछ दांव लगाने के बाद हम में से ज्यादातर लोग जीत रहे थे और सीधे अपने बैंक खातों में पैसे निकाल सकते थे। तो हमने और भी ज्यादा दांव लगाना शुरू कर दिया, यहां तक कि अपने दोस्तों और परिवार को भी इसमें शामिल कर लिया।
लेकिन वेबसाइट निकासी सीमा बढ़ाती ही रही। पहले उन्होंने कहा कि निकासी के लिए 50,000 रुपये चाहिए, और जब हमने 50,000 रुपये जमा कर लिए तो उन्होंने कहा कि पैसे निकालने के लिए 100,000 रुपये चाहिए। इसलिए हमने विभिन्न ऑनलाइन ऋण प्लेटफॉर्मों से और अधिक पैसा उधार लिया, और लाखों रुपये निवेश करने के बाद भी हम अपना पैसा वापस नहीं पा सके। लाइन 5 के टीम लीडर ने आह भरी, अगर उसे अपनी पत्नी और बच्चों को इसमें घसीटने की चिंता न होती तो वह खुद को मार डालता। उत्पादन लाइन के कई कर्मचारी इसमें शामिल थे, इसलिए उन्होंने लाइन 4 और लाइन 5 बनाई, जिनमें वे मिलकर कम गुणवत्ता वाले कपड़े बनाते थे और गोदाम प्रबंधक के साथ मिलकर उन्हें बेचते थे। बाहर जाकर और अर्जित धन को आनुपातिक रूप से साझा करना। हमारे गृहनगर के कुछ रिश्तेदार हम पर भरोसा करते थे, उन्हें ऑनलाइन काम करना नहीं आता था, इसलिए उन्होंने अपनी जीवन भर की बचत या अपने घर बेचकर जमा किया हुआ पैसा हमें निवेश करने के लिए दे दिया, और अब वह सब खत्म हो गया है। उनमें से कुछ पैसे सेवानिवृत्ति निधि के लिए थे, कुछ रिश्तेदारों के ऑपरेशन के लिए थे। उनके पास ऑपरेशन का खर्च उठाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, इसलिए वे सट्टेबाजी के माध्यम से कुछ अतिरिक्त पैसे जीतना चाहते थे, लेकिन अब उन्हें वह पैसा कभी नहीं मिलेगा। उस पैसे का एक पैसा भी नहीं। अधिकांश धनराशि दर्जनों ऑनलाइन ऋण प्लेटफॉर्मों से उधार ली गई थी। हम इसे पूरे 1 साल से हर महीने कई हजार डॉलर चुका रहे हैं, और अभी तक ये पूरा नहीं हुआ है। लाइन 4 और लाइन 5 के टीम लीडर बोलते समय रोने से खुद को रोक नहीं पाए। वे जिस लाचारी का अनुभव कर रहे थे उसे केवल वे ही समझ सकते थे। मैंने भी शर्त लगाई थी, और गोदाम प्रबंधक ने अपने होंठ दबाए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कुछ देर तक उसका गला भर आया, फिर उसने कहा, उस जश्न की पार्टी में मैं नशे में धुत हो गई। जब मैं अगले दिन उठी तो मैंने खुद को मिस्टर ऑस्कर के बगल में लेटा हुआ पाया। उन्होंने मेरी बहुत सारी तस्वीरें खींची और मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। सभी लोग स्तब्ध रह गए। उनके चेहरों पर अविश्वास के भाव स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे थे। शुरुआत में मैं बहुत परेशान थी, खासकर यह जानकर कि पुलिस विभाग में उसके संबंध थे। उसकी शिकायत करना व्यर्थ होता। लेकिन फिर मुझे हर महीने हिस्सा मिलने लगा और मैं कुछ डिजाइनर बैग खरीद सकी। मैंने बस इसे होने दिया। गोदाम प्रबंधक की बातों से खरीद विभाग की प्रमुख को गहरा सदमा लगा और गुस्सा भी आया। मैंने भी उस समय काफी शराब पी रखी थी, और ऑस्कर ने मुझ पर भी दबाव डाला। उसने मुझे धमकी दी कि वह मेरे पति को बता देगा और मेरे ससुराल वालों के कार्यस्थल के बाहर मेरी तस्वीरें लगा देगा, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि मैं नियम तोड़ने वाली बहू हूं। मेरी अभी अभी शादी हुई थी। मैं सचमुच बहुत डरी हुई थी। दफ्तर में हुई बातचीत से बाहर मौजूद भीड़ बेहद असंतुष्ट हो गई। ऑस्कर ने हद ही पार कर दी। लोगों की मुश्किलों का फायदा उठाकर उन्हें अपने साथ सहयोग करने के लिए मजबूर करना। श्रीमती रोज, मैं आपसे विनती करता हूं कि हमें जाने दीजिए। गोदाम प्रबंधक ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, मैं सचमुच जेल नहीं जाना चाहता। मेरे सामने अभी लंबा जीवन पड़ा है, मैं इसे जेल में नहीं बिताना चाहता। अध्याय 76। तुम लोगों की वजह से कंपनी को लाखों डॉलर का नुकसान हुआ है। मुझे इसके लिए पुलिस को बुलाना पड़ेगा, रोजमेरी ने शांत भाव से कहा। अगर मैं तुम लोगों को छूट दे दूं, तो मैं भी तुम्हारी मदद कर रहा होऊंगा और उतना ही दोषी होऊंगा जितना तुम हो। श्रीमती रोज, कृपया हमें बख्श दीजिए। क्रय विभाग के प्रमुख रोते हुए बोले, मेरा वैवाहिक जीवन सुखमय है और मेरा बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है। मैं सचमुच इस वजह से अपने परिवार को बर्बाद नहीं करना चाहता। हमें मुख्यालय को ये बात समझानी होगी। अगर कर्मचारी कंपनी को लाखों का नुकसान पहुंचाकर फिर सिर्फ रो धोकर माफी मांग ले तो इससे किस तरह की अराजकता पैदा होगी। हम इसे कैसे संभालेंगे? हम नेतृत्व कैसे करेंगे? सुश्री रोज। श्रोता समझ गए कि इस मामले में विचार विमर्श की कोई गुंजाइश नहीं है। इसके लिए केवल वे ही दोषी हैं, क्योंकि उन्होंने गलत रास्ता चुना जो अब अपूरणीय है। हम सब वयस्क हैं, रोजमेरी ने गंभीरता से कहा, और चूंकि जो होना था वो हो चुका है, इसलिए हमें इसके परिणाम भुगतने होंगे। अगर कोई अन्याय हुआ है तो हम उसे पुलिस के ध्यान में ला सकते हैं और क्षमा की गुहार लगा सकते हैं। ऑस्कर के निंदनीय कृत्यों के बावजूद वे भी सह अपराधी हैं, जिसके कारण कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा है और कंपनी भी पीड़ित है। रोजमेरी ने डीन की तरफ देखा और डीन समझ गया। उसने पुलिस को सूचना देने के लिए अपना फोन निकाला। कुछ क्षण पहले उनके द्वारा बोले गए हर शब्द को रोजमेरी ने रिकॉर्ड कर लिया है, ताकि बाद में इसे अधिकारियों को उपलब्ध कराया जा सके। वेबसाइट का यूआरएल क्या है? ये सुनकर श्री चाली एकदम स्तब्ध रह गए। उनकी आंखों में अभी भी आंसू थे। फिर उन्होंने अपना फोन निकाला और कहा, ये वाला है।
भले ही यह बंद हो गया है, फिर भी हमें दोस्तों और ऑनलाइन उधारदाताओं से पैसे लेने हैं, हमें हर महीने उन्हें चुकाने पड़ते हैं। सुश्री रोज, आप अचानक इस बारे में क्यों पूछ रही हैं? वेबसाइट पहले ही बंद हो चुकी थी, पैसे वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं थी। कुछ नहीं। रोजमेरी को यूआरएल याद आ गया और उसने निजी तौर पर कुछ छानबीन करने की योजना बनाई। हालांकि यह सब ऑस्कर के दबाव के कारण हुआ था, लेकिन हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। हम उसे हर महीने जो पैसे देते थे वह किसी अज्ञात बैंक खाते में या नकद में ट्रांसफर कर दिए जाते थे। वे हताश थे। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया जाने वाला था, लेकिन ऑस्कर अभी भी फरार था। रोजमेरी जानती थी कि फिलहाल ऑस्कर के खिलाफ एकमात्र सबूत गवाहियों के बयान थे, लेकिन भौतिक साक्ष्य न के बराबर थे। अगर ऑस्कर को आज पुलिस स्टेशन भी ले जाया जाता तो अपर्याप्त सबूतों के कारण उसे जल्द ही रिहा कर दिया जाता। अगर हम जेल जाते हैं तो ये हमारी समस्या है, लेकिन असली दोषी तो ऑस्कर है। उसने सबसे ज्यादा मुनाफा कमाया है, उसे सजा मिलनी चाहिए, तभी हमें चैन मिलेगा। ऑस्कर की तरफ से मैं उसकी कमजोरी को उजागर करूंगी। रोजमेरी के शब्द अभी पूरी तरह से सुधरे ही थे कि कई पुलिसकर्मी दरवाजे पर आ पहुंचे। पुलिस द्वारा पांचों व्यक्तियों को ले जाते हुए देखकर बाहर खड़े दर्शक अवर्णनीय दुख से भर गए। इस घटना से पूरी कंपनी में सनसनी फैल गई है। केनेथ गोल्फ खेल रहे थे, तभी उन्हें एक फोन आया जिससे वे स्तब्ध रह गए। क्या हुआ? पास ही खड़ी लुइसा ने उन्हें रोज की हालत के बारे में बात करते सुना और सोचा कि शायद उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ होगा, इसलिए वह तुरंत उनके पास आ गई। केनेथ मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। कॉल खत्म करने के बाद वह लड़खड़ाते हुए कुछ कदम चला। सेरेना उसे सहारा देने के लिए आगे बढ़ी और बोली, क्या हुआ बहन? पापा, चिंता मत कीजिए, आराम से समझाए। तुम्हारी बहन मुसीबत में नहीं है। केनेथ को एक छायादार जगह पर ले जाया गया, जहां वह एक आराम कुर्सी पर बैठ गया और थोड़ी देर आराम किया। एक सहायक द्वारा लाया गया पानी पीने के बाद उसके चेहरे की रंगत धीरे धीरे सुधरने लगी। रोज ने आज सुबह सबसे पहले विनिर्माण विभाग से श्री चाली, गोदाम प्रबंधक, चौथी और पांचवी लाइन के टीम लीडर और यहां तक कि खरीद विभाग के प्रमुख को भी बुलाया। लुइसा ने धीरे से अपने दिल को छुआ और पूछा, और फिर? क्या आप जानते हैं कि 1 साल तक चलने के बाद भी कंपनी में कोई सुधार क्यों नहीं हुआ है? इस समय केनेथ का गुस्सा फिर से भड़क उठा और उसे सांस लेने में कठिनाई होने लगी। आराम से, मुझे धीरे धीरे बताओ। लुइसा को आभास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। केनेथ ने खुद को संभालने की कोशिश करते हुए कहा, हमारी कंपनी में 3 कपड़ा आपूर्तिकर्ताओं के साथ हम सहयोग करते हैं और कपड़े की कीमत प्रति मीटर लगभग $80 है। हालांकि खरीद विभाग प्रमुख ने मुख्यालय को $150 की खरीद राशि प्रस्तुत की और अतिरिक्त $70 के साथ साथ गोदाम प्रबंधक श्री चाली, लाइन 4 और 5 के टीम लीडर और कुछ उत्पादन कर्मचारियों को अपनी जेब में डाल लिया। लुइसा ने आश्चर्य से कहा, क्या ये सच में संभव है? अगर उसने सिर्फ $70 ही निकाले होते तो मैं इसे नजरअंदाज कर देता, लेकिन असली बात यह है कि वह पूरे 1 साल से ऐसा कर रहा है। रोज ने जांच की और इस घोटाले में शामिल कुल राशि $10 लाख तक है। लुइसा चौंक गई, उन्होंने सचमुच ऐसा करने की साजिश रची थी। हर महीने तीनों कपड़ा आपूर्तिकर्ता उसे पैसे भेजते थे, जिससे ये साबित होता था कि वह रिश्वत ले रहा था। उसने खुद भी यह बात स्वीकार की थी। कैनिश इतना क्रोधित था कि उसका दिल दुख रहा था। इतना ही नहीं, 100 मीटर लंबे कपड़े से हम कम से कम 70 से 80 नए उत्पाद बना सकते थे, लेकिन जब भंडारण की बारी आई तो केवल 20 से 30 ही बचे। क्या आप जानते हैं कि बाकी 50 कहाँ गए? लुइसा ने अपना सिर हिलाया और सेरेना ने भी अपनी उलझन जाहिर की। दोनों केनेथ के आगे बोलने का इंतजार कर रही थीं। कंपनी की स्थापना के 2 महीने बाद ही इन लोगों ने एक ऑनलाइन स्टोर खोल लिया। ग्राहक ऑर्डर देते थे तो वे सामान को पास के कुरियर स्टेशन पर ले जाकर बेच देते थे। अगर कोई ग्राहक एक साथ बड़ी मात्रा में सामान ऑर्डर करता था तो कुरियर सीधे हमारी कंपनी के दरवाजे पर आकर सामान ले जाता था। लुइसा हैरान रह गई, क्या इन लोगों को कैमरे में कैद होने का डर नहीं है? उन्होंने निगरानी फुटेज को डिलीट कर दिया। उन्होंने बिना किसी डर के एक गिरोह के रूप में इस अपराध को अंजाम दिया। केनेथ को यह सुनकर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन सबूत पुख्ता थे। जाहिर तौर पर रोज ने ही निगरानी प्रणाली को बहाल किया और उन्हें रंगे हाथों पकड़ा। लुइसा पूरी तरह से हैरान थी। अगर रोज न होती तो वे इसे कब तक जारी रखने की योजना बना रहे थे। इतना ही नहीं, उन्होंने घटिया गुणवत्ता वाले कपड़े का भी भारी मात्रा में भंडार जमा कर लिया था। कंपनी के डिजाइन से मिलते जुलते कपड़े बनाकर उन पर कंपनी के लेबल लगाकर उन्हें दूसरी जगहों पर बेच दिया। कपड़ा खुरदुरा होने के कारण कई लोगों को उन्हें पहनने के बाद त्वचा की एलर्जी हो गई।
इससे कंपनी की प्रतिष्ठा को भारी नुकसान पहुंचा है। इसका प्रभाव बहुत व्यापक है। ये खुलासा सुनकर लुइसा दंग रह गई। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि कंपनी पूरे 1 साल तक मुनाफा कमाने के लिए संघर्ष करती रही। पता चला कि ये कुछ लोग पर्दे के पीछे साजिश रच रहे थे। इसी बीच सेरेना के विचार फिर से रोजमेरी की ओर चले गए। वह जानबूझकर आज अपने माता पिता को गोल्फ खेलने के लिए यहाँ लाई थी, लेकिन अब कंपनी इस मामले में उलझ गई है, जिससे उसके माता पिता का मूड खराब हो गया है। आज उसने जो कुछ भी किया वह सब व्यर्थ प्रतीत होता है। उसने मन ही मन सोचा, ये परेशान करने वाली रोजमेरी हमेशा खुद को इतनी सारी चीजों में उलझा लेती है, जिससे मेरी मानसिक शांति कभी कभी भंग हो जाती है। तो फिर ऑस्कर कहाँ है? रोज के कंपनी में आने से पहले वही मुख्य प्रभारी था। उसके प्रबंधन में ऐसी घटना घटित होने पर क्या वह सचमुच अनजान है? लुइसा ने पूछा। उनका दावा है कि यह सब ऑस्कर की धमकियों और प्रलोभनों के कारण हुआ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि यह सच है। अगर वाकई ऑस्कर में कुछ गड़बड़ है, तो पिछले 1 साल में कंपनी को हुए नुकसान सिर्फ $10 लाख के नहीं है। ऑस्कर हमारे मुख्यालय में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति है। हमने उसे वहां इसलिए भेजा है क्योंकि हमें उसकी क्षमताओं और ईमानदारी पर भरोसा है। लुइसा ने कभी नहीं सोचा था कि ऐसी कोई समस्या होगी। लगता है ऑस्कर अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। अध्याय 77। लेकिन अभी हमारे पास उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। हम उसे पूरी तरह से दोषी नहीं ठहरा सकते। ये सोचते हुए केनेथ के दिल पर एक भारी बोझ सा महसूस हुआ। अगर वाकई ऑस्कर के हाथ में कंपनी की बागडोर होती, तो इस साल उन्हें भारी नुकसान हो रहा होता। क्या हमें रोज की मदद के लिए किसी को भेजना चाहिए? लुइसा अपनी बेटी के अकेले रह जाने को लेकर चिंतित थी, लेकिन केनेथ चिंतित नहीं थे। देखो, हम यहाँ गोल्फ खेल रहे हैं और इतने कम समय में ही रोज ने इतनी सारी समस्याओं का पता लगा लिया है। वह हमसे बहुत आगे है। मुझे विश्वास है कि वह इसे संभाल लेगी। जब से रोज ने कंपनी की बागडोर संभाली है, तब से बहुत राहत मिली है। लुइसा ने सेरेना की ओर देखते हुए कहा, तुम्हें अपनी बहन से और भी बहुत कुछ सीखना चाहिए। वास्तव में रोज के प्रबंधन कौशल उनकी उम्र से कहीं अधिक थे। उनकी स्वाभाविक व्यावसायिक सूझबूझ ने उन्हें भीड़ से अलग पहचान दिलाई। वह अविश्वसनीय रूप से सक्षम थी। दूसरी ओर सेरेना को बचपन से ही बहुत लाड़ प्यार मिला था, इसलिए अगर उसे कोई कंपनी सौंप भी दी जाए, तो भी शायद वह उसे रोज की तरह अच्छे से नहीं चला पाएगी। सेरेना कंपनी की बागडोर नहीं संभालेगी, है ना? बस राजकुमारी बनी रहो। सही समय आने पर शादी के लिए कोई ढूंढ लेना। हम तुम्हें धोखा नहीं देंगे, केनेथ ने गर्मजोशी भरी मुस्कान के साथ कहा। वह भी उसे बहुत महत्व देता था। परिवार के रूप में लुइसा भी हंस पड़ी। तुम्हारी सबसे अच्छी दोस्त ब्रुकलिन रीड, उसकी बहन को शादी में लाखों डॉलर का तोहफा मिला, साथ ही 12 घर और 12 कारें भी। चिंता मत करो, तुम्हारा शादी का तोहफा तो उससे कहीं ज्यादा होगा। उससे भी बढ़कर बनो। ये सुनकर सेरेना के मन में मिली जुली भावनाएं उमड़ आईं। कोलिंस परिवार धनी था और उसे ब्रुकलिन की बहन से बस थोड़ा ही ज्यादा मिलेगा। इनका इतना साहस! उन्होंने दावा किया कि वे उसके साथ परिवार जैसा व्यवहार करते हैं, लेकिन ये सब झूठ था। वह इस बात के बारे में सोचे बिना नहीं रह सकी कि रोजमेरी कुछ ही दिन पहले घर लौटी थी और उसके पास पहले से ही खर्च करने के लिए बहुत पैसा था। अब तो उसकी अपनी एक कंपनी भी है, जो भविष्य में बहुत बड़ी दौलत बन सकती है। पिछली बार उसके माता पिता ने संकेत दिया था कि वे उस कुतिया को और अधिक संपत्तियां दे देंगे। पैसा तो खर्च हो जाएगा, लेकिन कंपनी ही दीर्घकालिक निवेश है। फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसके माता पिता उसे कुछ पैसे, घर और कारों से शांत करने की योजना बना रहे थे। वह कोई भिखारी नहीं है जिसे भीख की जरूरत हो। मेरी बहन ने हैरिस परिवार में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना किया होगा, तभी तो उसने मानव स्वभाव के इतने सारे काले पहलू देखे हैं। सेरेना ने अचानक अपना लहजा बदलते हुए परवाह जताने का नाटक किया। माँ, पिताजी, हमें उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करना चाहिए। रोजमेरी स्वतंत्र और दृढ़ निश्चयी थी, शायद इसलिए क्योंकि उसके आसपास कोई भी उसकी परवाह नहीं करता था या उससे प्यार नहीं करता था। सेरेना सही कह रही है। मैं रोज को कुछ पैसे भेज रही हूं ताकि उसे घर की गर्माहट का एहसास हो सके। लुइसा ने तुरंत अपना फोन निकाला और $5 मिलियन ट्रांसफर कर दिए। केनेथ ने भी अपना फोन निकाला और कहा, तुमने जो भी पैसे भेजे हैं, मैं भी उतने ही पैसे भेज दूंगा। हमें रोज को बताना होगा कि उसे न सिर्फ अपनी माँ का प्यार मिल रहा है, बल्कि अपने पिता का प्यार भी मिल रहा है। ये सुनकर सेरेना को बहुत जलन हुई। वह केनेथ और लुइसा को ये दिखाना चाहती थी कि रोजमेरी ऐसे माहौल में पली बढ़ी है। उसका दिल पहले से ही जटिल हो चुका है और अब भोला नहीं रहा।
अन्यथा वह मानव स्वभाव के इतने सारे काले पहलुओं को कैसे उजागर कर पाती। लेकिन उसके माता पिता आम लोगों से इतना अलग क्यों सोचते थे। उसी समय उसके फोन पर कुछ देर तक वाइब्रेशन हुई और रोजमेरी ने फोन उठाया तो देखा कि रोमियो का फोन था। रोमियो की गहरी और मोहक आवाज थी, रोज, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। रोजमेरी ने कुछ हद तक बेबसी से पूछा, क्या बात है? क्या आप काम के बोझ तले दबे हुए हैं? रोमियो ने अपने सुस्त लेकिन मनमोहक लहजे में पूछा, क्या आपको मेरी मदद की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था। रोमियो ने कहा, काश मैं तुम्हारा सारा काम खत्म कर पाता ताकि तुम्हें मेरे साथ समय बिताने का मौका मिल सके। लेकिन तुमसे मिलने से पहले मेरे पास अभी भी 1 घंटा है। रोमियो थोड़ा चिंतित लग रहा था। मैं चाहता हूं कि मैं आपको थोड़ी देर के लिए वीडियो कॉल करूंगा। रोमियो को शायद पता था कि वह मना कर देगी, इसलिए उसने उसके बोलने का इंतजार किए बिना ही विनती करना शुरू कर दिया। बस थोड़ी देर के लिए। रोजमेरी चुप रही। रोमियो ने फिर से विनती की, मैं वादा करता हूं कि इससे आपके काम में कोई बाधा नहीं आएगी। कोई और विकल्प न होने के कारण रोजमेरी ने अंततः उसकी बात मान ली। कुछ ही देर बाद उसका वीडियो कॉल लग गया। जैसे ही रोजमेरी ने जवाब दिया, किसी ने उसके दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर आए। सुश्री रोज, आपकी कॉफी, डीन ने कहा और कॉफी को डेस्क पर रख दिया। वह रोज के चल रहे वीडियो कॉल से पूरी तरह अनजान था। सुश्री रोज, आप फिर से मशहूर हो गई हैं। पूरी कंपनी आपके बारे में बात कर रही है। किसी ने तो आपके बारे में एक गद्य रचना भी लिख दी है। ओह, रोजमेरी ने अपनी कॉफी का एक घूंट लिया। वह थोड़ी हैरान लग रही थी। मैं इसे आपके लिए सुनाता हूँ। डीन ने अपना गला साफ किया और सुनाना शुरू किया। अगर मिस रोज आपसे नाराज हो जाती हैं, तो आपको डर जाना चाहिए। अगर सुश्री रोज आपको अदालत में बुलाती हैं, तो आप जेल जाएंगे। सुश्री रोज के यहाँ रहते हुए बुरे लोग असफल हो जाएंगे। सुश्री रोज के यहाँ होने से हमारी जीत निश्चित है। चाहे आप मजबूत हो या कमजोर, अपनी गलतियों को सुधारना ही बेहतर है, क्योंकि अगर सुश्री रोज ने कार्रवाई की तो आप पलक झपकते ही कंपनी से बाहर हो जाएंगे। ये सुनकर रोजमेरी को थोड़ी असहायता महसूस हुई। वीडियो कॉल के दूसरी तरफ मौजूद व्यक्ति हंसने लगा। ऐसा लग रहा था कि उसे गद्य पढ़कर मजा आ रहा है। सुश्री रोज, आपके इस लेख से स्पष्ट है कि हर कोई आपका कितना सम्मान करता है। आज जब आपने उन 5 लोगों के सामने सबूत पेश किए तो ये बहुत ही शानदार था। क्या आप जानती हैं कि कंपनी में बाकी लोग क्या सोचते हैं? आपके बारे में क्या कह रहे हैं? डीन ने उत्साह से कहा। महिला कर्मचारी कह रही हैं कि वे आपकी ओर आकर्षित हैं और आपसे शादी करना चाहती हैं। और कुछ पुरुष कर्मचारी भी आपसे अपने दिल की बात कहने की योजना बना रहे हैं। काम के बाद। ये सुनकर रोजमेरी लगभग अपनी कॉफी पीते पीते अटक गई। वे कह रहे हैं कि आपको यहाँ आए हुए केवल 1 हफ्ता हुआ है और आपने पहले ही 7 समस्याग्रस्त लोगों को ढूंढ लिया है, जिनमें से कुछ प्रोडक्शन लाइन पर हैं। वे सभी शर्त लगा रहे हैं कि 1 हफ्ते के भीतर आप ऑस्कर को भेज देंगे। पुलिस स्टेशन। डीन मुस्कुराते हुए रोजमेरी के करीब झुक गया और बोला, सुश्री रोज, मैं $1 की शर्त लगाता हूँ। मुझे यकीन नहीं है कि मैं जीत पाऊंगा। रोजमेरी ने सहज भाव से जवाब दिया, और ज्यादा शर्त लगाओ। हम। रोजमेरी ने आलस भरे लहजे में कहा, दांव बढ़ाओ। ये सुनकर डीन तुरंत उत्साहित हो गया। सुश्री रोज, क्या आप सच कह रही हैं? अगर हाँ, तो मैं अपने सारे पैसे दांव पर लगाने को तैयार हूँ। रोजमेरी ने अभी तक कोई जवाब भी नहीं दिया था। लेकिन अभी सबूत पर्याप्त नहीं है, पुलिस उसे छोड़ सकती है। डीन ने अफसोस जताते हुए कहा, अगर वह भाग जाए तो क्या अच्छा नहीं होगा? रोजमेरी ने भौहें चढ़ाते हुए दिलचस्पी से कहा, सच कहूं तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा अगर वे उसे जाने दें। हम। डीन असमंजस में था। वह ऐसा क्यों चाहेगी? रोजमेरी के विचारों को कोई पूरी तरह से समझ नहीं सकता, लेकिन जब डीन ने उसके आत्मविश्वास से भरे चेहरे को देखा तो उसे प्रबल पूर्वाभास हुआ कि वह जीतने वाला है। उसे दांव बढ़ाना होगा। वैसे मिस रोज, ऑस्कर के मुख्यालय में जान पहचान है। सावधान रहें। डीन ने चेतावनी दी। बिल्कुल, रोजमेरी ने बेपरवाही से जवाब दिया। चाहे वह कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, सबूतों के सामने उसके सारे संबंध टूट जाएंगे। सुश्री रोज, आप इतनी कम उम्र में इतनी प्रतिभाशाली हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो आपके भावी साथी के रूप में आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होने का साहस करेगा? डीन ने अचानक रोजमेरी की ओर देखते हुए सोचा। गंभीर चेहरा। रोजमेरी ने वीडियो में दिख रहे उस आदमी पर नजर डाली, और वह भी उसे ही देख रहा था। उसमें वाकई एक जबरदस्त व्यक्तित्व झलक रहा था, लेकिन रोमियो भी उससे कम प्रभावशाली नहीं था। सुश्री रोज, क्या आप शर्त लगाने को तैयार हैं? डीन ने चुनौती दी।
अध्याय 78। आप किस बात पर दांव लगा रहे हैं? मुझे पूरा यकीन है कि तुम्हारा भावी साथी बेहद आकर्षक होगा। मुझे नहीं पता कि वह कैसा होगा, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि वह सुंदर, धनी और उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा वाला होगा। वह तुम्हारी खूबसूरती पर मोहित हो जाएगा। वह पक्का है। क्या तुम्हारे पास इतना खाली समय है? रोजमेरी ने लापरवाही से पूछा। क्या तुम मेरे लिए उन 5 का काम संभाल सकते हो? सुश्री रोज, मुझे अभी याद आया कि मुझे कुछ और काम भी करना है। मैं अभी वापस आता हूँ, डीन ने जल्दी से जवाब दिया। जैसे ही वह जाने वाला था, उसने एक पुरुष की आवाज सुनी। श्री मैकमिलियन, इन दस्तावेजों की आपको समीक्षा करनी होगी। ये काल की आवाज थी। वह रोमियो के कार्यालय में दाखिल हुआ, इस उम्मीद में कि रोमियो कई परियोजनाओं पर निर्णय ले सकेगा। ये सुनकर डीन रुक गया। सुश्री रोज, मुझे लगता है मैंने अभी एक आदमी की आवाज सुनी। क्या आप अपने दफ्तर में किसी को छिपा रही हैं? दूसरी ओर काल ने भी डीन की आवाज सुनी और उलझन में पूछा, श्रीमान मैकमिलियन, कौन बोल रहा है? फिर काल और डीन दोनों को पता चला कि उनका बॉस वीडियो कॉल पर है। उनके चेहरे सदमे से भरे हुए थे। खासकर डीन, उसका मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। सुश्री रोज, आप? श्रीमती रोज इतने बड़े आदमी को कब से जानती थी? आप लोग वीडियो कॉल पर हैं। हे भगवान, क्या वह सपना देख रहा है? उसने मिस रोज के फोन पर वह सुंदर चेहरा देखा। रोमियो, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, रोमियो। क्या लोगों ने यह नहीं कहा था कि वह निर्दयी था और महिलाओं को पसंद नहीं करता था? वह रोजमेरी के साथ वीडियो कॉल पर क्यों था? सुश्री रोज, आप लोग नहीं हैं। रोज, क्या तुम उसका परिचय नहीं कराओगी? रोमियो की आवाज में दिलचस्पी झलक रही थी। क्या ये तुम्हारा सहायक है? गुलाब, गुलाब। उन्होंने सचमुच मिस रोज को रोज कहकर पुकारा। ये कितना प्यारा उपनाम था। रोजमेरी ने मन ही मन सोचा, यह आदमी क्या कर रहा है? श्रीमान मैकमिलियन, नमस्कार। मैं डीन हूँ, रोजमेरी का सहायक। आज आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। डीन ने तुरंत झुककर अत्यंत सम्मान दिखाया। मुझे पता नहीं था कि आप वीडियो कॉल पर हैं। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूँ। क्या आप रोजमेरी के प्रेमी हैं? मंगेतर, मंगेतर शब्द सुनकर डीन और भी ज्यादा चौंक गया। मंगेतर, रोमियो मिस रोज का मंगेतर था। मिस रोज वाकई में असाधारण थी। उनके मंगेतर बेहद प्रभावशाली व्यक्ति थे। वह न केवल कंपनी में, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी मनमानी कर सकती थी। पहले की गई तारीफ के लिए धन्यवाद। डीन को उम्मीद नहीं थी कि उसने अनजाने में रोमियो की तारीफ कर दी होगी। अच्छा हुआ कि उसने कुछ बुरा नहीं कहा, अन्यथा वो मुसीबत में पड़ सकता था। मुझे सच में मिस रोज के लिए आप दोनों से ज्यादा उपयुक्त कोई और नजर नहीं आता। आप दोनों की जोड़ी स्वर्ग में बनी है। कंपनी के पुरुष सचमुच अपनी हद से ज्यादा ही समझ रहे थे। रोज के मंगेतर तो रोमियो हैं, फिर भी उनमें काम के बाद उनसे अपने दिल की बात कहने की हिम्मत कैसे हुई? श्री मैकमिलियन, आप निश्चिंत रहें कि मैं कंपनी में सुश्री रोज की सुरक्षा के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा और यह सुनिश्चित करूंगा कि कोई भी अन्य पुरुष उनके करीब ना आए। यदि आपके पास कोई निर्देश हो तो कृपया मुझे बताएं। मैं आपकी सेवा करने के लिए पूरी तरह तत्पर हूं, डीन ने कहा। रोजमेरी ने सोचा, आखिर तुम किसके लिए काम करते हो? तुम्हारी तनख्वाह कौन देता है? रोज, ये कर्मचारी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या हमें उसकी सैलरी नहीं बढ़ानी चाहिए? रोमियो ने वीडियो कॉल के दूसरी तरफ से कहा। यह सुनकर डीन तुरंत उत्साहित हो गया। उसकी आंखों में आशा भरी हुई थी और वह रोजमेरी की ओर देख रहा था। अगर तुम अभी नहीं जाओगे तो मैं तुम्हारा इस महीने का बोनस दान में दे दूंगा। ये सुनकर डीन आश्चर्य से लगभग अपना संतुलन खो बैठा और झट से उठ खड़ा हुआ। मैं अभी जा रहा हूं। जाते समय सोच समझ कर बोलो। समझ गया, मिस रोज। निश्चिंत रहिए, मैं आपके रिश्ते के बारे में किसी को एक शब्द भी नहीं बताऊंगा। डीन का ध्यान कहीं और था और उसका सिर दफ्तर के दरवाजे से टकरा गया। दर्द से कराहते हुए उसने अपना चेहरा ढांक लिया। माथे पर हाथ रखकर वह तुरंत वहां से निकल गया। अब खुश हो? रोजमेरी ने अपने फोन पर बात कर रहे आदमी की ओर मुड़कर देखा। उसकी आवाज में निराशा का भाव था। रोमियो ने विजयी मुस्कान बिखेरते हुए कहा, अगर हर कोई हमारे बारे में जान जाए तो कितना अच्छा होगा। रोज, मैं कब सार्वजनिक रूप से अपनी बात कह सकता हूं? रोमियो ने आगे पूछा। डीन ने ऑफिस में किसी के उसके सामने कबूलनामा करने की योजना का जिक्र किया था। यह तो सीधे सीधे मुसीबत को न्योता देना है। उसके सुंदर चेहरे को देखकर रोजमेरी भावुक हो गई और बोली, मैं अब फोन रख रही हूं। पकड़ना, यह क्या है? मैं बस तुम्हें देखना चाहता हूं। रोमियो ने अपना सुंदर चेहरा कैमरे के करीब किया। उसकी आंखों में गहरा स्नेह झलक रहा था। क्या तुम्हें कोई काम नहीं करना है?
रोजमेरी ने थोड़ी देर पहले काल की आवाज सुनी थी और वह रोमियो को जानती थी। मुझे और भी काम निपटाने थे। क्या सच में? रोमियो की निगाहें काल पर पड़ीं। काल ने जवाब देने के लिए खुद को तैयार किया, नहीं। अगर तुम्हारे पास करने को कुछ नहीं था तो तुम अंदर क्यों आए? रोजमेरी को आश्चर्य हुआ कि काल भी झूठ बोल सकता है। ये सब रोमियो की वजह से हुआ। श्रीमती रोज, मैं ये देखने आया था कि श्री मैक्मिलियन को किसी चीज की जरूरत है या नहीं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उन्हें केवल आपकी ही जरूरत होगी। मैं अब चलता हूँ। इतना कहकर काल ने फाइलों को मेज पर रख दिया और रोजमेरी की नजरों से ओझल होकर उसने रोमियो से काम पर लगने की मौन विनती करते हुए अपने हाथ जोड़ लिए। आखिरकार ये परियोजनाएं अत्यंत जरूरी थीं और कई कर्मचारी पहले से ही काम में व्यस्त थे। उसका इंतजार कर रहा हूँ। रोमियो ने सहमति में सिर हिलाया। काल झट से वहां से निकल गया। रोमियो के निरंतर ध्यान के कारण सुबह जल्दी बीत गई। दोपहर तक रोमियो पहले से ही नीचे उसका इंतजार कर रहा था। जैसे ही रोजमेरी कार में बैठी, उसने उसे खींचकर अपनी गोद में बिठा लिया। रोमियो, तुम हद पार कर रहे हो। रोजमेरी ने उठने की कोशिश की, लेकिन उसने उसे कसकर पकड़ रखा था। अगर तुम छटपटाओगे तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। रोजमेरी ने उसके घमंडी चेहरे को घूरते हुए कहा, क्या तुम इससे भी ज्यादा बेशर्म हो सकते हो? मैं कर सकता हूँ। रोमियो ने बिना किसी पूर्व सूचना के उसके होठों पर चुंबन कर दिया। उसके होंठ कोमल थे और रोमियो उसे शरारती अंदाज में छेड़ना चाहता था। हालांकि चुंबन के बाद उसे और अधिक मिठास की लालसा हुई। उसकी कमर पतली थी और कपड़ों के ऊपर से भी रोमियो उसकी त्वचा की कोमलता को महसूस कर सकता था। रोमियो, रोजमेरी ने उसे दूर धकेलने की कोशिश की, लेकिन उसके दूसरे हाथ ने मजबूती से उसके सिर के पिछले हिस्से को पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींचते हुए उसकी आत्मा को पूरी तरह से अपने वश में कर लिया। उसका चुंबन एक भयंकर तूफान की तरह था, जिसने रोजमेरी को चौंका दिया और उसे बेबस कर दिया। उसने उसे फिर से दूर धकेल दिया, बस करो। हालांकि उसकी आवाज चेतावनी जैसी लग रही थी, लेकिन रोमियो को वह एक कोमल फुसफुसाहट जैसी लगी, जिसमें एक चंचल भाव भी छिपा था। सामान्यतः शांत और आत्मनियंत्रित रहने वाला वह व्यक्ति अब अपना आपा खोने के कगार पर था। रोजमेरी ने उसकी बढ़ती जिद को भांप लिया और उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। रोमियो, अगर तुम ऐसे ही करते रहे तो मैं क्रोधित हो जाऊंगी। रोमियो ने अपनी हरकतें रोक दी, फिर भी उसकी आंखों में गहरा स्नेह झलक रहा था। गुलाब, काल को ऐसा लगा जैसे उसे किसी ट्रक ने टक्कर मार दी हो। क्या किसी को उसकी भावनाओं की परवाह नहीं है? क्या अविवाहित लोगों को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? कौन जाने इस समय उन्हें गाड़ी में घुमाते हुए उन्हें कैसा लग रहा होगा। बस असहनीय पीड़ा। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह बीच का फालतू पहिया हो। ऐसा लगा मानो अनंत काल बीत गया हो और आखिरकार उनका लंबा चुंबन समाप्त हुआ। रोमियो की आंखें अभी भी कुछ हद तक हैरान थीं, उसकी आवाज स्नेह से भरी हुई थी। रोज, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। रोजमेरी के कंधे हल्के से ऊपर नीचे हुए, वह अभी भी सांस लेने की कोशिश कर रही थी। रोमियो की आंखों में प्यार झलक रहा था। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। क्या आपकी कंपनी में अभी भी भर्तियां चल रही हैं? रोमियो ने आगे पूछा। रोजमेरी को समझ नहीं आया कि उसका क्या मतलब था। मैं आपका सहायक या आपका निजी अंगरक्षक बनना चाहता हूँ। मैं आपका दफ्तर साफ कर सकता हूँ। मैं कुछ भी करूँगा। क्या तुम में थोड़ी सी भी महत्वाकांक्षा नहीं हो सकती? रोजमेरी ने चिढ़कर जवाब दिया। क्या अपनी पसंद की स्त्री के लिए कुछ करना महत्वाकांक्षाहीनता है? रोमियो ने धीरे से कहा, तो फिर मुझे लगता है कि मैं जीवन भर महत्वाकांक्षाहीन ही रहूंगा। रोजमेरी उसकी ईमानदारी से प्रभावित हुई। उसकी निगाहें सच्ची थीं, उसका भाव एकाग्रचित था। मुझे सेरेना पसंद नहीं है। रोमियो ने उसका चेहरा अपने हाथों में लेते हुए धीरे से कहा, मुझे सिर्फ तुम ही प्रभावित कर सकती हो। अतीत में भी तुम ही थीं, अब भी तुम ही हो और भविष्य में भी तुम ही रहोगी। मुझे समझ आ गया। रोजमेरी को उम्मीद नहीं थी कि वह मीठी बातों में इतना माहिर होगा। उसने खिड़की से बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया और नज़ारे में दिलचस्पी दिखाने का नाटक किया। रोमियो ने शैतानी मुस्कान बिखेरी और कहा, तुम्हारा चेहरा लाल हो गया है। रोज, क्या तुम शर्मा रही हो? रोमियो ने प्यार से उसे छेड़ा, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। रोजमेरी ने कोई जवाब नहीं दिया। रोमियो से मिलने से पहले किसी ने भी उसे कभी प्यारी नहीं कहा था। उसे वर्णित करने के लिए सबसे आम शब्द थे ठंडी और उदासीन। रोमियो ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और कहा, जब तुम शर्माती हो, जब तुम गुस्से में होती हो, जब तुम ईर्ष्यालु होती हो, तब तो और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। मैं कब ईर्ष्यालु होता हूँ? आज सुबह। रोमियो ने उसके चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए कहा, तुम मेरे प्रति बहुत उदासीन थीं।
रोजमेरी को नहीं लगता था कि वह ईर्ष्यालु थी, हालांकि उसे सेरेना का व्यवहार पसंद नहीं था, लेकिन वह क्रोधित या ईर्ष्यालु नहीं थी। अगर आपको बुरा न लगे तो अगली बार जब कोई दूसरी महिला मुझसे संपर्क करे, रोमेन ने चिढ़ाते हुए कहा और उसकी प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगा। क्या अगली बार मौका मिलेगा? रोजमेरी ने अपनी भौहें ऊपर उठाईं, उसके लहजे में चेतावनी का हल्का सा संकेत था। रोमियो मुस्कुराया, उसकी आंखों में श्रद्धा और खुशी भरी हुई थी। मैं वादा करता हूं, अगली बार ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। काल ने हताशा में मन ही मन सोचा, मैं आप लोगों से विनती कर रहा हूं, कृपया रुक जाए। क्या वे एक पल के लिए उसकी भावनाओं के बारे में सोच सकते हैं? शायद अपनी प्यार भरी बातों को कहीं और ले जाएं। आखिर उसने ऐसा क्या किया था कि उसे इस तरह की यातना सहनी पड़ी? अध्याय 79। दोपहर के भोजन के बाद रोजमेरी वापस कार्यालय चली गई। जैसे ही वह 20वीं मंजिल पर पहुंची और लिफ्ट के दरवाजे खुले, उसे दूर से डीन की आवाज गूंजती हुई सुनाई दी। उस समय डीन कार्यालय के बाहर 7 या 8 पुरुष कर्मचारियों के एक समूह को रोके हुए था, उन्हें अंदर नहीं जाने दे रहा था। सफेद कमीज पहने एक आदमी गिड़गिड़ा रहा था। डीन, मुझे मिस रोज बहुत पसंद है। तुम्हें इतनी हिम्मत कहाँ से मिलती है? क्या समरफील्ड में तुम्हारा घर और गाड़ी है? सफेद कमीज पहने उस आदमी ने अपना सिर हिलाया। आपके पास बचत में कितना पैसा है? $300। सिर्फ $300 में मिस रोज पर फिदा होने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? डीन गुस्से में आ रहा था। डीन, मुझे मिस रोज सचमुच पसंद है। मैं पैसे कमाने के लिए कड़ी मेहनत करूंगा। एक अन्य पुरुष कर्मचारी जल्दी से आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, डीन, मेरे पास शहर के केंद्र में एक अपार्टमेंट है, 100,000 अमेरिकी डॉलर की एक कार है, और मेरा मासिक वेतन पहले ही बढ़कर 8,000 हो गया है। क्या आप कृपया इस प्रेम पत्र को सुश्री रोज की मेज पर रखने में मेरी मदद कर सकते हैं? अपने सामने खड़े थोड़े गंजे हो चुके व्यक्ति को देखकर डीन ने गाली देने की इच्छा को दबाया और धैर्यपूर्वक उससे बातचीत की। देखो, तुम्हारी उम्र 32 साल है। क्या तुम परेशानी खड़ी करना बंद कर सकते हो? मिस रोज तो सिर्फ 18 साल की हैं, क्या तुम थोड़ा पीछे हट सकते हो? एक और थोड़े स्त्री जैसे दिखने वाले व्यक्ति ने लंच बॉक्स देते हुए कहा, डीन, ये लंच मैंने मिस रोज के लिए बनाया था जब मैं दोपहर को घर गया था। क्या आप इसे मिस रोज के ऑफिस तक पहुंचाने में मेरी मदद कर सकते हैं? अगर वह इसे खा लेंगी तो मुझे निश्चित रूप से धन्य महसूस होगा। तो आपको भी मिस रोज पसंद है? उस व्यक्ति ने दृढ़ता से सिर हिलाते हुए कहा, हाँ। आप मिस रोज के टाइप के नहीं हैं। उन्हें घर के कामों में व्यस्त रहने वाले पति पसंद नहीं हैं। डीन ने अपने पहनावे का बारीकी से निरीक्षण किया। मिस रोज के सामने उसका स्त्री जैसा रूप बेहद अजीब लगेगा। मैं मिस रोज के लिए बदल सकता हूँ। अगर उन्हें ताकतवर लड़के पसंद हैं तो मैं कसरत करूंगा। अगर उन्हें करियर ओरिएंटेड पुरुष पसंद हैं तो मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा। मिस रोज को जो भी पसंद हो, मैं उनके जैसा बनने की पूरी कोशिश करूंगा। डीन ने सहानुभूतिपूर्वक उसके कंधे पर थपथपाते हुए कहा, दोस्त, मेरी सलाह मानो, तुम मिस रोज के टाइप से कोसों दूर हो। घर जाओ और आराम करो। डीन, तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो? एक युवा सुंदर लड़का, जिसकी शक्ल कुछ हद तक अपरिपक्व लग रही थी, आगे बढ़ा। वह हंसमुख और बेफिक्र लग रहा था। डीन को याद आया कि उसने विदेश के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। युवा, उच्च शिक्षित और एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखने वाले, उनके पास एक विला भी था। लेकिन मिस रोज को आप जैसे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है। क्यों? लड़का असमंजस में दिख रहा था। डीन, क्या आप हमें एक और मौका दे सकते हैं? कृपया हमें सुश्री रोज तक उपहार पहुंचाने में मदद करें। डीन ने अपनी घड़ी पर नजर डाली। सुश्री रोज बहुत समय की पाबंद है, वह जल्द ही कार्यालय पहुंचने वाली है। बेहतर होगा कि आप निकल जाएं, वरना वह आपकी पिछली सुस्ती को कुरेद देंगी। ये सुनकर सभी लोग जल्दी से वहां से चले गए, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि सुश्री रोज को उनके अतीत में की गई लापरवाही का पता चले। उन्होंने स्टाफ लिफ्ट का इस्तेमाल किया, जो रोजमेरी द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली वीआईपी लिफ्ट से अलग थी, ताकि वे एक दूसरे से न टकराएं। ऊंची एड़ी के जूते पहने रोजमेरी इत्मीनान से अपने कार्यालय की ओर चल पड़ी। डीन के पास से गुजरते हुए उसने भौहें चढ़ाकर पूछा, लगता है तुम काफी व्यस्त रहे हो। सुश्री रोज आखिरकार आ ही गईं। डीन इतना ज्यादा बोल रहा था कि उसका मुंह सूख गया था। उसने पानी के गिलास से एक बड़ा घूंट लिया और फिर बोला, रोमियो के मुकाबले ये सब खुद को बहुत बड़ा समझते हैं, ये तो सरासर बेतुका है। रोमियो का नाम सुनते ही रोजमेरी ने उसे चेतावनी भरी नजर से देखा।
डीन आगे बोलने की हिम्मत नहीं कर पाया, उसने अपने होठों से बचा हुआ पानी पोंछा और कहा, मेरा मतलब था, वे तुम्हारे लिए काफी अच्छे नहीं हैं। रोजमेरी ने कार्यालय में प्रवेश करते हुए प्रसन्नतापूर्वक कहा, डीन, मुझे लगने लगा है कि सहायक बनना शायद आपके बस की बात नहीं है। डीन उत्साहित होकर बोला, सुश्री रोज, क्या आप मुझे वेतन वृद्धि और पदोन्नति देने वाली हैं? मेरा मतलब है, मैंने आपको बहुत सारी परेशानियों से बचाया है, लेकिन आपको इतना भावुक होने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरे लिए रोज का काम है। किसी विवाह एजेंसी में मध्यस्थ बनने पर विचार करो, रोजमेरी ने फाइल खोलते हुए सुझाव दिया। आप में इस भूमिका में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने की क्षमता है और आपको नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। डीन के मन में कई सवाल उठने लगे। वह बिल्कुल भी शादी करवाने वाला नहीं बनना चाहता था, या फिर कोई सुरक्षा गार्ड। सुश्री रोज, मैं तो बस मदद करने की कोशिश कर रहा हूं। डीन गिड़गिड़ाते हुए पास झुक गया, क्या आपको पता है कि मैंने उन्हें दूर रखने में कितनी मेहनत की है? इतनी बातें करते करते मेरे होंठ सूख गए हैं। यह आसान नहीं था, आप जानती हैं। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, दरवाजे पर दस्तक हुई। ये ऑस्कर था। डीन की आंखें फटी रह गईं। क्या ऑस्कर को आज सुबह पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन नहीं ले जाया गया था? वह इतनी जल्दी कैसे बाहर आ गया? जितनी उम्मीद थी उससे भी जल्दी। रोजमेरी ने ऊपर देखा, उसकी निगाहें ऑस्कर की निगाहों से एक खामोश गतिरोध में मिल गईं। डीन चाहता था कि वह बस गायब हो जाए। पुलिस थाने की कॉफी बहुत ही घटिया है। ऑस्कर एक शरारती मुस्कान के साथ रोजमेरी के सामने बैठ गया, ये हमारे ऑफिस की कॉफी से कई गुना घटिया है। रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए कहा, कर्मचारियों ने आपको जो कॉफी बीन्स उपहार में दी हैं, वे महंगी हैं, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि यह बेहतर है। ऑस्कर अचंभित रह गया, उसे कैसे पता चला कि एक कर्मचारी ने उसे कॉफी बीन्स उपहार में दी थी? मिस्टर ऑस्कर, इसकी आदत डाल लीजिए, आपको कभी पता नहीं चलेगा कि कब आपको वापस थाने में आना पड़ सकता है। हाँ हाँ हाँ, ऑस्कर जोर से हंसा, कौन जाने पुलिस स्टेशन में कौन पहुंच जाएगा। क्या आपने कभी ये कहावत सुनी है, जैसा करोगे वैसा भरोगे? डीन चिंतित था, क्या ये बुरी धूर्त महिला मिस रोज को फंसाने की योजना बना रही थी? अगर उन्हें उनके शक्तिशाली समर्थन के बारे में पता होता तो वे मिस रोज से इस तरह बात करने की हिम्मत नहीं करते। मैंने तो बस यही सुना है कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे और अच्छे लोगों को इनाम मिलेगा। ये शब्द सुनकर ऑस्कर का चेहरा बिगड़ गया। तनावपूर्ण माहौल के बीच रोजमेरी ने मुस्कुराते हुए आत्मविश्वास से कहा, मिस्टर ऑस्कर, बाहर निकलते समय सावधान रहें, क्योंकि जैसा करोगे वैसा भरोगे। बुरे कर्मों का फल जरूर मिलेगा, वे बस सही समय का इंतजार कर रहे हैं। जब समय आएगा तब। खेल खत्म। ऑस्कर को उम्मीद नहीं थी कि वह उसे इस तरह कोस देगी। उसने उपहास करते हुए कहा, चलो देखते हैं। मैं तो बस तुम्हें ये बताने आया था कि अभी कुछ तय नहीं हुआ है, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। उसके घमंडी अंदाज में जाते हुए उसे देखकर डीन गुस्से से आग बबूला हो रहा था। वह खुद को क्या समझता है? अगर पर्याप्त सबूत होते तो वह जेल में होता। तुम्हारी आंखों के सामने इतनी धृष्टता करने की उसकी हिम्मत कैसे हुई? वह ज्यादा देर तक आत्मसंतुष्ट नहीं रहेगा। रोजमेरी ने बेपरवाही से उसकी बात को खारिज कर दिया और अपनी फाइलें पढ़ना जारी रखा। सुश्री रोज, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। आपके पास इतना शक्तिशाली सहयोगी है तो आप श्री ऑस्कर से निपटने के लिए रोमियो के प्रभाव का इस्तेमाल क्यों नहीं करती? सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, रोमियो का काफी दबदबा है और उसे रोमियो जैसे छोटे मोटे व्यक्ति से निपटने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अध्याय 80। क्या उसकी मदद लेना जरूरी है? रोजमेरी ने मन ही मन सोचा, खुद पर गुस्सा करते हुए। क्या वह सचमुच इतनी अक्षम है? अब डीन को बात समझ आ गई थी। सुश्री रोज एक सशक्त, करियर उन्मुख महिला थी जो आत्मनिर्भर थी और अपने मामलों को संभालने के लिए उन्हें किसी बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं थी। श्रीमती रोज, आपके प्रति मेरी प्रशंसा और भी बढ़ गई है। मुझे क्या करना चाहिए? डीन की आंखों में प्रशंसा की चमक थी। रोजमेरी ने अपना सिर नीचे झुकाए रखा, उसकी तरफ देखे बिना ही बोली, अगर आपके पास समय हो तो आप सफाईकर्मी को शौचालय साफ करने में मदद कर सकते हैं। मैं अभी काम पर लग जाता हूँ। डीन जल्दी से दफ्तर से निकल गया। वह बिल्कुल भी शौचालय साफ नहीं करना चाहता था। रात हुई। लुइसा सोफे पर बैठी थी और अपने बेटों को फोन करने के लिए उसने अपना फोन निकाला। तुम्हारी बहन मिल गई है, वो गर्मियों की छुट्टियों पर है। तुम लोगों को अपना काम खत्म करना होगा और जो भी आ सके जल्दी से जल्दी घर आ जाओ। जो नहीं आ सकता उसे समय निकालना होगा। मुझे पता है आप लोग व्यस्त हैं, लेकिन आपकी बहन वापस आ गई है, आप पांचों को कुछ समय के लिए घर आना होगा।
समझ गए। जो कोई भी अपनी बहन की उपेक्षा करने या उसके साथ दुर्व्यवहार करने की हिम्मत करेगा, मैं उसका सबसे पहले विरोध करूंगा। तुम बिना सामान के, बिना काम के घर आ सकते हो, लेकिन तुम्हें अपनी बहन के लिए उपहार जरूर लाना होगा। 4 बार फोन करने के बाद लुइसा ने आखिरकार अपने सबसे छोटे बेटे का नंबर डायल किया और वही संदेश दोहराया। लेकिन माँ, मैं आपका बेटा हूँ, आप मेरी उस बहन के लिए मुझे परेशान कर रही हैं जो अभी अभी आई है। फोन के दूसरी तरफ से डेविड कॉलिंस थोड़ा चिढ़ गया था। हम कम से कम तुम्हें याद तो है कि तुम मेरे बेटे हो। इस साल तुम कितनी बार मुझसे मिलने घर आए हो? खैर, मैं काम में बहुत व्यस्त था, है ना? और मैंने ढेर सारे उपहार और गिफ्ट कार्ड भेजे हैं। डेविड का लहजा कुछ नाराजगी भरा था। लुइसा प्रभावित नहीं हुई। हम तुम्हारे पैसे की किसे परवाह है? खैर, उसकी माँ को उसके पैसों की उतनी जरूरत नहीं थी। खैर, आपको वापस आना ही होगा। ओह, लुइसा को कुछ याद आया और उसने कहा, मुझे पहले से बता देना कि आप कब वापस आ रहे हैं। क्या आप मेरे लिए कुछ स्वादिष्ट बनाएंगी? तुम मशहूर हो और सिर्फ खाने के बारे में सोचते हो। क्या मैंने तुम्हें बचपन में कभी भूखा रहने दिया है? लुइसा के लहजे में घृणा झलक रही थी। डेविड गुस्से से बोला, मशहूर लोगों को भी खाने की जरूरत होती है। बाटली की लड़की आजकल काफी आती जाती रहती है। वह सुंदर है, सुशिक्षित है और अच्छे व्यवहार वाली है। ठीक है, रुकिए, मैं समझ गया, मेरे पास अभी समय नहीं है। अरे बदमाश, मुझे बात पूरी करने दो। लुइसा ने उसे बीच में टोकने नहीं दिया। तुम अब जवान नहीं हो, तुम्हें शादी के बारे में सोचना चाहिए। माँ, मेरे बड़े भाई अभी भी हैं, आप उन्हें क्यों नहीं कहती? मुझे ही क्यों? वे मेरी बात नहीं सुनते। बाटली की लड़की तुम पर फिदा है, मैं क्या करूं? तुम। डेविड ने अपना दिल थाम लिया। ये निश्चित रूप से उसकी माँ थी। घर वापस आते समय अपनी बहन के लिए उपहार लाना याद रखना। अलविदा। डेविड को बुरा लगा, अगर उसकी बहन न होती तो उसकी मां ने उसे कितने समय से फोन नहीं किया होता। लुइसा ने अपना मिशन पूरा किया और अंततः अपनी चिंताओं से मुक्ति पा सकी। प्रिय, क्या तुम्हें प्यास लगी है? पहले एक कप कॉफी पी लो। केनेथ ने स्नेहपूर्वक मुस्कुराते हुए एक कप कॉफी परोसी। 5 बार फोन करने के बाद लुइसा को सचमुच प्यास लग गई थी, इसलिए उसने कप उठाया और कुछ घूंट पी लिए। जब आप 5वीं बार कॉल कर रहे थे तभी मैंने कॉफी बनाना शुरू किया था। अभी तापमान बिल्कुल सही है। केनेथ ने उसके कॉफी खत्म करने का इंतजार किया, कप को वापस मेज पर रखा और उसकी मालिश करना जारी रखा। प्रिय, तुमने बहुत मेहनत की है, क्या तुम्हारे हाथ दुख रहे हैं? मुझे तुम्हारी मालिश करने दो। आप भी थोड़ा आराम कर लीजिए। मैं थका नहीं हूँ। केनेथ ने प्यार से उसका हाथ दबाते हुए कहा, वैसे रोज के घर आने की इस बड़ी खबर के बारे में तुम हमारे बाकी रिश्तेदारों को कब बताओगी? जब वे भावनात्मक रूप से स्थिर हो जाएंगे तब हम उन्हें खुशखबरी सुना सकते हैं। अगर वे इसे तुरंत स्वीकार नहीं कर पाते हैं तो रक्तचाप बढ़ जाएगा, पुरानी बीमारियां फिर से उभर आएंगी, यह एक परेशानी होगी। जैसे ही उन्हें रोज के वापस आने की खबर मिलेगी, दोनों परिवारों के रिश्तेदार जरूर पता लगा लेंगे। आने वाले लोगों की भीड़ थमने लगेगी। इसके बारे में सोचना ही परेशान करने वाला है। अगर वे हमें परेशान करते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर रोज नाराज हो जाती है। रोज को ढूंढने में हमने बहुत मेहनत की है। मैं उसके साथ और समय बिताना चाहता हूँ, उसकी भरपाई करना चाहता हूँ। केनेथ ने उसका हाथ सहलाते हुए कहा, अगर बहुत सारे रिश्तेदार आ गए तो रोज के साथ हमारा समय कम हो जाएगा। क्या आपको ऐसा नहीं लगता? इसलिए मैं नहीं चाहता कि कोई हमारे पारिवारिक पुनर्मिलन में बाधा डाले। जैसे ही लुइसा ने बोलना समाप्त किया, उसका फोन बज उठा। रोजमेरी का फोन था। केनेथ उत्सुकता से देख रहा था। उसके दिल में एक कड़वाहट थी, उसकी बेटी उसे कब फोन करेगी। लुइसा ने गला साफ किया और खुशी से लेकिन गंभीरता से फोन का जवाब दिया, हेलो मेरी प्यारी बच्ची। माँ, मैं और रोमियो मैकमिलिन आज रात बाहर खाना खाने जा रहे हैं। ठीक है, मुझे समझ आ गया। जब से रोमियो आया है मैंने तुम्हारे लिए खाना बचाना बंद कर दिया है। रोजमेरी को अचानक अपने दिल में एक टीस क्यों महसूस हुई। आराम से समय लो और मजे करो। घर की चिंता मत करो। लुइसा अपनी बेटी से और बात करना चाहती थी, लेकिन उसे परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से कहा, अगर और कुछ नहीं है तो पहले फोन रख दो। ठीक है। फोन रखने के बाद रोजमेरी ने कार में बैठे आदमी की ओर मुड़कर पूछा, अब तुम्हें क्या हुआ है? अब से मुझे मेरे पूरे नाम से मत पुकारना। रोमियो ने उसे गले लगाते हुए प्यार से कहा, मैं तुम्हें मुझे हनी कहते हुए कब सुन पाऊंगा? रोजमेरी उससे बात नहीं करना चाहती थी। वो ये कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाए, मुझे लगता है रोमियो एक अच्छा नाम है।
बकवास, हनी, ज्यादा अच्छा लगता है। क्या वे शांतिपूर्ण बातचीत कर सकते हैं? रोमियो उसे बार बार परेशान करता रहा, एक बार मुझे हनी कहकर बुलाओ। अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया तो मैं कार से बाहर निकल जाऊंगी। रोमियो तुरंत शांत हो गया, बस उसे गले लगाता रहा और कभी कभी उसके माथे और होठों को चूमता रहा। तुम हद से ज्यादा जोखिम उठा रहे हो। रोजमेरी को गुस्सा आ रहा था। आखिर वो हदें रखना कब सीखेगा? शायद मुझे किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मुझे नियंत्रण में रखे। रोमियो ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उसका अंदाज आकर्षक और मोहक दोनों था। शायद तुम्हें ज्यादा दखल देना चाहिए, मुझे काबू में रखना चाहिए। मुझे एक ऐसे साथी की जरूरत है जो मुझे लगाम में रख सके। रोमियो की आंखों में स्नेह और स्नेह भरा हुआ था। रोजमेरी थोड़ी अभिभूत हो गई और उसने अपना सिर दूसरी तरफ घुमा लिया, जानबूझकर उसकी नजरों से बचते हुए। कुछ ही देर बाद कार एक आलीशान हवेली के सामने रुक गई। ये समरफील्ड की सबसे प्रसिद्ध निजी संपत्ति थी, जिसे पिछले साल एक महत्वपूर्ण व्यक्ति ने $180 मिलियन की चौंका देने वाली रकम में खरीदा था। रोजमेरी जिस रिफ्लेक्शंस विला में रहती थी, जो समरफील्ड का सबसे महंगा आवासीय क्षेत्र था और जिसमें 33 आलीशान घर थे, उसके विपरीत मून विला पूरी तरह से एक निजी क्षेत्र था। विला रंग बिरंगे फूलों से घिरा हुआ था और इसकी वास्तुकला सुरुचिपूर्ण ढंग से डिजाइन की गई थी, जो भव्यता का आभास कराती थी। शाम की रोशनी में यह और भी जीवंत और आकर्षक प्रतीत होता था। यह मनमोहक था, इसे देखने वालों के दिलों को मोह लेता था। पास ही में एक अर्धचंद्राकार झील थी, जो चांदनी में नहाए हुए मानो धरती पर उतरा हुआ चांद हो, और उसे देखने वाले हर व्यक्ति को मंत्रमुग्ध कर देती थी। इसी कारण इस जगह का नाम उपयुक्त रूप से मून रखा गया। विला। रोजमेरी थोड़ी हैरान थी। क्या उन्हें रात के खाने के लिए किसी रेस्टोरेंट में नहीं जाना था? वे यहाँ क्या कर रहे थे? काल कार से बाहर निकला, विनम्रता से दरवाजा खोला और रोजमेरी से कहा, मैडम, यह मिस्टर रोमियो का घर है। ये पहली बार है जब वह किसी महिला को यहाँ लेकर आए हैं। एक और पहली बार। ऐसा लग रहा था कि रोजमेरी रोमियो के जीवन में कई पहली बार वाली घटनाओं का अनुभव कर रही थी। रोमियो रोजमेरी को गोद में लिए कार से बाहर आया। उसकी खूबसूरत आंखों में स्नेह झलक रहा था, उसकी आवाज में कोमलता और भावनाएं भरी थी। यही तो हमारा घर है। विला की ओर ले जाए जा रही रोजमेरी को थोड़ी असहजता महसूस हुई। मुझे नीचे उतार दो, मैं चल सकती हूँ। मैं बस अपनी पत्नी को लाड़ प्यार करना चाहता हूँ। रोमियो ने उसके खूबसूरत चेहरे की ओर देखते हुए अपना गहरा प्यार व्यक्त किया। मुझे थोड़ी देर और गले लगाने दो, वरना मुझे हर दिन तुम्हारी याद आएगी। रोमियो रोजमेरी को उठाकर प्रवेश द्वार तक ले गया और उससे फिंगरप्रिंट स्कैनर पर उंगलियां रखने को कहा, जिससे उसके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड हो गए। उन्होंने कहा, हमारे घर अक्सर आइएगा। घर शब्द ने रोजमेरी के दिल को सुकून दिया और उसका चेहरा अनजाने में लाल हो गया। उस आलीशान विला के अंदर डेरेक नाम का एक ही व्यक्ति था, जो नौकर और सेवक दोनों की भूमिका निभा रहा था और बगीचे में उनका इंतजार कर रहा था। हालांकि उसे पता था कि आज एक लड़की आने वाली है। रोमियो को देखकर उसे इतने प्यार से गले लगाने से डेरेक सदमे में आ गया। अपने पेशेवर संयम को बनाए रखते हुए डेरेक ने अपने आश्चर्य को छिपा लिया, लेकिन भीतर ही भीतर वह पूरी तरह से अचंभित था। श्री मैक्मिलियन, घर में आपका स्वागत है। डेरेक ने आदरपूर्वक झुककर प्रणाम किया और फिर अपनी निगाहें रोजमेरी की ओर घुमाईं। उसकी आंखों में दयालुता भरी हुई थी। यह मेरी पत्नी रोजमेरी है। रोमियो का परिचय सुनते ही डेरेक ने तुरंत झुककर कहा, शुभ संध्या महोदया। मैं बटलर डेरेक हूँ। डेरेक, शुभ संध्या। रोजमेरी ने विनम्रतापूर्वक उनका अभिवादन किया। लड़की के सुरुचिपूर्ण और सभ्य व्यवहार तथा उसके सुसंस्कृत आचरण को देखकर डेरेक की यह धारणा बनी कि वह लड़की। उसका सुधरा हुआ जवाब था, खाना तैयार है, कृपया मेरे पीछे आइए। रोमियो की बाहों में सिमटी रोजमेरी ने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे नीचे उतार दो। मैं बस तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ। उनकी बातचीत डेरेक के कानों तक पहुंच गई, जिससे वह एक बार फिर चौंक गया। ऐसी अफवाह थी कि मैक्मिलियन परिवार का कॉलिंस परिवार के साथ विवाह समझौता था। कॉलिंस की बेटी ने श्री मैक्मिलियन से कई बार मुलाकात की थी, लेकिन उनसे कभी मिल नहीं पाई थी। ये तथ्य कि श्री मैक्मिलियन ने उसने खुद उसके फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड किए और इतने मीठे शब्द कहे, जिससे ये पता चलता था कि यह लड़की उसके लिए कॉलिंस की बेटी से भी ज्यादा महत्वपूर्ण थी। रोमियो एक ऐसा व्यक्ति था जिसे शांति पसंद थी और वह शोर शराबा नापसंद करता था। परेशान डेरेक के अलावा घर में मौजूद एकमात्र अन्य व्यक्ति गैरी नाम का एक पुरुष शेफ था। इस समय गैरी ने भोजन की मेज पर एक स्वप्निल वातावरण बना दिया था।
सुंदर गुलाब की पंखुड़ियां धीरे धीरे कैवियार पर गिर रही थीं, जिससे एक अलौकिक माहौल बन रहा था जो वास्तव में मनमोहक था। लीची के आकार के झींगा के गोले असली पेड़ की शाखाओं पर रखे गए थे, जो भरपूर फसल का आभास दे रहे थे। प्रत्येक व्यंजन देखने में बेहद आकर्षक था। ये जानते हुए कि आज घर में एक बेहद महत्वपूर्ण लड़की भोजन करने वाली है, गैरी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर सका। हालांकि मिस्टर मैकमिलियन को एक लड़की को अंदर लाते देख वह भी डेरेक की तरह चौंक गया। मुख्य, ये है भावी श्रीमती मैकमिलियन, डेरेक ने सबसे पहले परिचय कराया। शुभ संध्या महोदया। महोदय, गैरी ने जल्दी से उनका अभिवादन किया। आखिरी व्यंजन सजाने के बाद उसने झुककर अभिवादन किया और चला गया। आगे की कहानी सुनाने के लिए VM स्टोरी वर्ल्ड को सब्सक्राइब करो।